तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कशंस किया था इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बारे में। तो आज हम लोग अब डिस्कशंस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में, जो है एंटी कैंसर ड्रग। कई बार यूजुअली बच्चों को ऐसा होता है कि सर ये बहुत डिफिकल्ट सेक्शन है, तो हम लोग इसे छोड़ देते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि ऐसा मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और कई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए शॉर्ट नोट लिखना भी ईजी हो जाएगा, ठीक। तो मैं वही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करूंगा और ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम लोग बना सकें और याद रख सकें, ठीक है। तो एंटी कैंसर ड्रग समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर है क्या। तो कैंसर हमें पता है कि एक जो अनइनहिबिटेड सेलुलर प्रोलिफरेशन इसे कहते हैं, कि कोई भी सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए थायराइड का सेल्स है, तो थायराइड का सेल्स ज़्यादा प्रोलिफरेट होने लगा, तो उससे क्या होता है कि अब दो चीज़ें हो सकती है। पहली, कि जो फंक्शनल एबनॉर्मालिटी हो सकती है, ठीक है। फंक्शंस के साथ अब क्या एबनॉर्मालिटी होगी कि थायराइड का फंक्शन बढ़ जाएगा, ज़्यादा थायराइड हार्मोन हो जाएंगे, तो हाइपरथायरॉइडिज्म जैसा स्टेट क्रिएट हो जाएगा। या तो फिर दूसरी क्या होती है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मालिटी होती है, स्ट्रक्चर के साथ एबनॉर्मालिटी होती है। उसमें क्या है, थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाएगी, तो वो आजू बाजू के स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा, और जिससे हमें वो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एंड थर्ड, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि बेसिकली एंजियोजेनेसिस होता है, और ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं, वो हेल्प करती है उसको स्प्रेड करने में दूसरी जगह पे, तो सेल्स दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मेटास्टेसिस होता है। पैथोफिजियोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कैंसर ये चीज़ है। अब उसको हमें ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास यही है कि जो कैंसर सेल है, वो कैंसर सेल को हम लोग तोड़ दें, ठीक है। अब इसीलिए हमने जो ड्रग्स बनाई है, वो कैंसर सेल तोड़ने के लिए सबसे पहले बनाई, जिसे कहते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग। वो कैंसर सेल को तो तोड़ देती है, लेकिन उससे क्या होता है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि ये नॉर्मल सेल है, तो ये नॉर्मल सेल को भी तोड़ देती है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए फिर हमने दूसरे अप्रोच बनाए। दूसरे अप्रोचेस क्या बनाए हैं, टारगेटेड ड्रग्स, मीन्स की ऐसी ड्रग्स या फिर ऐसी प्रोसेसेस कि जो कैंसर सेल्स के अंदर चल रही होती है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मोलिकुलर टारगेट्स हमने ढूंढे कि सिर्फ वो कैंसर सेल्स के अंदर स्पेसिफिक होते हैं, और उसके प्रति हमने ड्रग्स बनाई। तो क्या है कि हमारा नॉर्मल सेल है वो स्पैर हो गया, ठीक है। सो टारगेटेड ड्रग्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जिससे क्या है कि नॉर्मल सेल हमारे डैमेज नहीं होते और ज्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस नहीं होती। और फिर हमें पता ही है कि कुछ हार्मोनल ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स के लिए, और कुछ नई है एंटी कैंसर ड्रग्स, वो भी इस प्रकार की काइंड ऑफ टारगेटेड ड्रग्स ही कही जा सकती है, कुछ एंजाइम्स को टारगेट करती है। तो मेनली अगर मोटा मोटा देखा जाए तो दो मेन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है साइटोटॉक्सिक ड्रग, को जो सेल को डैमेज करे, और दूसरी होती है टारगेटेड ड्रग्स। तो हम लोग हर एक के बारे में देखेंगे, इवन 3 और 4 के बारे में भी देखेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। अगर शॉर्ट नोट पूछते हैं तो ये साइटोटॉक्सिक ड्रग में ही से ही शॉर्ट नोट पूछेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग, जैसे हमने बात की कि सेल को लाइसिस करती है, सेल को तोड़ती है, तो ये कैंसर सेल भी टूट गया और उसके साथ नॉर्मल सेल भी टूट गया। तो हमने फिर ट्राई किया कि एटलीस्ट चलो ये दोनों को तोड़ रही है, कुछ ऐसी ड्रग्स बनाए कि एटलीस्ट कैंसर सेल को ही तोड़े, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर सेल को ही तोड़े। तो इसलिए ऐसी ड्रग बनाई कि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल, कैंसर सेल्स रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं, तो हमने ऐसी ड्रग बनाई कि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल को तोड़े। तो इसलिए हमारे नॉर्मल सेल बच गए, लेकिन वो हमारे बॉडी में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे नॉर्मल सेल भी थोड़े कंपैरेटिवली रैपिड डिवाइड करते हैं। जैसे जैसे हो गए बोन मेरो। तो बोन मेरो में रैपिड डिवीजन हमारा चलता ही रहता है। इससे क्या होता है कि आरबीसी प्रोडक्शन, डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन, प्लेटलेट प्रोडक्शन वो चलता रहता है। तो वहां पे अफेक्ट कर गया ये सेल, उसको डैमेज कर दिया। तो नॉर्मली जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल होते हैं और स्लो डिवाइडिंग सेल होते हैं, तो ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल को भी तोड़ती है ये ड्रग्स, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स जो बनाई, ये कैंसर सेल को भी तोड़ती है और हमारे रैपिडली डिवाइडिंग सेल को भी तोड़ती है। तो इसीलिए बोन मैरो सप्रेशन ऑलमोस्ट सभी साइटोटॉक्सिक ड्रग से होता है। दूसरा, हमारा हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो भी रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं, तो इसीलिए हमारे हेयर बढ़ जाते हैं, थोड़े 15-20 दिनों में हमें कटाने जाना पड़ता है। तो अगेन हेयर को अफेक्ट करेगी, तो एंटी कैंसर ड्रग से एलोपेशिया बहुत कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। हमारे जीआई सेल्स जो है, एपिथेलियल जीआई सेल है, म्यूकोजल सेल्स हैं, वो भी रैपिडली डिवाइड करते हैं, तो उसको भी अफेक्ट करेगी, और जिससे म्यूकोजाइटिस और फॉलोड बाय डायरिया हो जाएगा, ठीक है। और इवेंचुअली हमें पता है कि कोई भी कैंसर सेल है या फिर कोई भी नॉर्मल सेल है, वो टूटता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, और वो प्रोटीन्स धीरे धीरे जेंथिन में से क्या बनाते हैं, यूरिक एसिड बनाते हैं। तो इसीलिए बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो इससे हाइपर यूरिसीमिया होता है। कहने का क्रक्स ये है कि ये साइटोटॉक्सिक ड्रग देने से
ये मेन एरिया होते हैं, ये सभी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स से होते हैं। कौन कौन से? बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया और हाइपरयूरिसेमिया। ये चार चीजें सभी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स से होती ही होती है। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का ओवरव्यू लेने के बाद हम लोग सेल साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये देखना जरूरी है, इसमें से भी एमसीक्यू पूछ रहे हैं। अब हमें पता है कि सेल साइकिल के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, पहले होता है G1 स्टेज होता है, उसके थोड़ा G0 स्टेज भी पहले होता है, G1 फिर S फिर G2 और फिर M, ऐसे चार फेजेस होते हैं। अब इसका मेन मोटिव क्या है ऐसे स्टेजेस का? तो भाई ये जो सेल है वो सेल को डिवाइड करना है, मीन्स कि एक में से दो सेल बनना है। तो सेल के अंदर की जो भी चीजें हैं, जो भी ऑर्गेनेली है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी डीएनए है, उसको भी तो डबल होना पड़ेगा। तो वो डबलिंग की प्रोसेस पहले होती है और इवेंचुअली उसके अंदर से फिर धीरे धीरे दो सेल बन जाते हैं, उसमें से दो सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो सेल साइकिल में चलती रहती है, राइट। तो कैंसर सेल्स में भी ऐसा ही होता है, इसी प्रकार से रैपिड डिवाइड होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो स्पेसिफिक फेजेस है उसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पे G1 और G2 ये जो फेजेस होते हैं उसमें सेल की जो दूसरी ऑर्गेनेल्स है वो डबल होती है, ठीक है। जबकि एस फेज में क्या होता है, उसे सिंथेटिक फेज कहते हैं। उसमें बेसिकली जो डीएनए है वो डीएनए का जो प्रोसेस है, डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस है, डबलिंग का प्रोसेस है, वो चलता है। तो सिंपल शब्दों में ऐसा कहूँ कि अगर कोई ड्रग है जो डीएनए फॉर्मेशंस के साथ इंटरफियरेंस कर रही है तो वो किस फेज पे काम करेगी? वो काम करेगी एस फेज के ऊपर, ठीक है। दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, अगर कोई ड्रग है जो सिंपल डीएनए के साथ बाइंड होती है तो वो कौन से फेज में काम करेगी? वो कोई भी फेज में कर सकती है, क्योंकि डीएनए के साथ बाइंड तो कोई भी फेज में कर सकते हैं ना। सो डीएनए के साथ जो बाइंडिंग है वो नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक है, किसी भी स्टेज में हो सकता है। लेकिन अगर जो कोई ड्रग है जो डीएनए फॉर्मेशन के साथ इंटरफेरेंस करती है तो वो काम करती है एस फेज में। फिर एम फेज आते हैं। एम फेज में पता है क्या होता है, ऐसे माइटोटिक स्पिंडल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। सेल होता है वो उसमें से धीरे धीरे ऐसे माइटोटिक स्पिंडल्स डेवलप होते हैं और वो स्पिंडल्स के ऊपर ऐसे क्रोमोसोम्स लग जाते हैं। फिर क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है और दो सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो माइटोसिस में होती है। तो अगर कोई ड्रग है जो माइटोटिक स्पिंडल के साथ इंटरफेरेंस करेगी तो वो कौन से फेज पे काम करेगी? वो एम फेज पे काम करेगी, ठीक है। तो यही हमें याद रखना है। तो उसमें बेसिकली एमसीक्यूज में यही पूछते हैं कि एस फेज में कौन सी ड्रग काम करती है और एम फेज में कौन सी ड्रग काम करती है। बाकी सभी जो ड्रग हैं वो नॉन स्पेसिफिक ही मानी जाती है, ठीक है। एस फेज और एम फेज वाली ही स्पेसिफिक साइकिल के फेज में काम करने वाली मानी जाती है, बाकी सब नॉन स्पेसिफिक ही मानी जाती है। तो एस फेज के ऊपर जो काम करती है वो ड्रग्स हैं जो मैंने बात कही ऐसे डीएनए फॉर्मेशंस के साथ इंटरफियरेंस करे। तो डीएनए फॉर्मेशंस के साथ इंटरफियरेंस करने वाली ड्रग कौन है? जो ग्रुप का नाम है एंटी मेटाबोलाइट्स, देखेंगे उसके बारे में, जिसमें फॉलेट एनालॉग्स होते हैं, एंटी पिरीमिडिन्स होते हैं या एंटी प्यूरिन्स होते हैं। तो फॉलेट के एक्टिवेशंस के साथ इंटरफियरेंस करने वाली ड्रग, प्यूरिन फॉर्मेशन के साथ इंटरफियरेंस करने वाली ड्रग, पिरीमिडीन फॉर्मेशंस के साथ इंटरफियरेंस करने वाली ड्रग, ये सभी ड्रग को कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स जो एस फेज स्पेसिफिक होती है। और माइटोसिस के ऊपर जो काम करती है उसमें होता है विंका एल्कोलॉइड और पैक्लिटैक्सेल। ये बेसिकली माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन या तो फिर उसका डिस्ट्रक्शन दोनों के साथ इंटरफियरेंस करती है। G2 स्पेसिफिक आप याद रख सकते हैं ब्लियोमाइसिन, ये भी ड्रग देखेंगे तब डिस्कशन करेंगे। बाकी सारी ड्रग है नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। बाकी सारी ड्रग नॉन स्पेसिफिक है। चलिए, तो पहले साइटोटॉक्सिक ड्रग जो पढ़ते हैं उसे कहते हैं अल्कलाइटिंग एजेंट। अब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है अल्कलाइटिंग एजेंट, ये क्या करती हैं? ये ड्रग जो हमारा डीएनए है, जो सेल का डीएनए है, उसमें अल्किल ग्रुप को ऐड करती है। नाम में ही लिखा है ना, तो अल्किल ग्रुप को ऐड करेगी। तो ये जो ड्रग्स हैं वो अल्कलेशन करती है, जो डीएनए है उसमें अल्किल ग्रुप ऐड करती है। अब अल्किल ग्रुप ऐड करने से क्या होगा? ये तो एबनॉर्मल एडिंग आपने कर दिया बाहर से, तो क्या होगा? एबनॉर्मल क्रॉस लिंकेज हो जाएगा, डीएनए का एबनॉर्मल क्रॉस लिंकेज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। बात नंबर दो, बिकॉज ये एबनॉर्मल क्रॉस लिंकेज हो गया तो सेल को तो ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ एबनॉर्मल डीएनए मटेरियल है, तो उसके एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा और उसके एंजाइम जो है इस प्रकार के एबनॉर्मल डीएनए को तोड़ देंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से भी इवेंचुअली डीएनए डैमेज हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगी। तो इस प्रकार से कैंसर सेल का डेथ हो गई तो हमें फायदा मिला।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पूछते हैं कि ये जो अल्किल ग्रुप है वो कहाँ पे ऐड करते हैं, डीएनए में कहाँ पे ऐड करते हैं, उसकी भी स्पेसिफिक साइट है। तो यहाँ पे लिखा है N7 ऑफ ग्वानिन, तो ये पूछते हैं एमसीक्यू के अंदर। तो डीएनए के अंदर जो ग्वानिन होता है उसके N7 साइट के ऊपर अल्किल ग्रुप ऐड किया जाता है, और जिससे ये अल्कलाइटिंग एजेंट्स काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये सेल साइकिल स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, ये ड्रग्स। तो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है, क्यों? क्योंकि ये डीएनए के ऊपर बाइंड करती है, और हमने बात की थी कि डीएनए के ऊपर बाइंड तो आप सेल के किसी भी साइकिल स्टेज में कर सकते हो। हाँ, फॉर्मेशंस के साथ इंटरफियरेंस करती है तो एस फेज के साथ आती है, बाकी बाइंड तो किसी भी स्टेज में हो सकती है। तो ये नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग है। अब इसके नाम याद करने हैं इसको। तो इस प्रकार का निमोनिक हम लोग याद कर सकते हैं। इफ बस नॉट प्रेजेंट, टेक माई साइकिल। तो इसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ड्रग है वही हमने लिखी हुई है। आई से है आई फॉस्फामाइड, बी से है बूसल्फान, एन से है नाइट्रोज यूरिया। ये नाइट्रोज यूरिया एक ड्रग नहीं है, ये पूरा ग्रुप है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। प्रोकार्बाजिन, टिमोजोलोमाइड, एसिटाजोलामाइड जैसी लगती है लेकिन ये है नहीं, टिमोजोलोमाइड, ठीक है। मेल्फालान, मैक्लोरिथामाइन एंड साइक्लोफॉस्फामाइड। ये जो सभी ड्रग्स हैं उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम लोग डिस्कशंस करेंगे। मेल्फालान की हम लोग बात करते हैं। मेल्फालान ड्रग ऑफ चॉइस है इन मल्टीपल माइलोमा। तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर मेल्फालान यूज की जाती है अल्कलेटिंग एजेंट। ये एक चीज आपको याद रखनी है, एम से एम है तो आप याद रख सकते हैं। मल्टीपल माइलोमा जिसे जहाँ पे बोन फॉर्मेशंस के साथ एबनॉर्मालिटी होती है, ठीक है। चलिए, अभी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के ऊपर आ जाते हैं कि ये जो अल्किलेटिंग एजेंट्स हैं उसकी इन जनरल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पूरे ग्रुप की क्या होती है। तो जैसे हमने बात की थी कि सभी साइटोटॉक्सिक ड्रग की जो 4 ADR है वो तो कॉमन ही है। कौन कौन सी? बोन मैरो सप्रेशन होना जिससे आरबीसी कम होते हैं, अनीमिया होता है, डब्ल्यूबीसी कम होते हैं, इन्फेक्शन लगने के चांस है, न्यूट्रोपीनिया होता है, और प्लेटलेट कम होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। एलोपेशिया हेयर लॉस होता है, और डायरिया होता है बिकॉज ऑफ म्यूकोजाइटिस, और सेल टूटने की वजह से हाइपर यूरिसेमिया। तो इतनी भी कॉमन है, हमने देख ली थी। अब ये ग्रुप की कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स हैं इन जनरल। पहली स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स है सेकेंडरी ल्यूकेमिया। ये कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं लेकिन ये खुद कैंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटी एरिथमिक जैसी बात हो गई कि एरिथमिया में यूज करते हैं, और एंटी एरिथमिक सॉरी एरिथमिया के अंदर यूज करते हैं, और कुछ ड्रग से एरिथमिया खुद से भी होता है। तो इससे भी सेकेंडरी ल्यूकीमिया होता है, लेकिन थोड़ा देर लगती है। इसमें क्या 4-5 साल लगते हैं, 4-5 साल के बाद डेवलप होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सडनली नहीं डेवलप हो जाता, कुछ चेंजेस होते हैं। सेकेंडरी ल्यूकीमिक जो चेंजेस होते हैं वो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हमें दिखने को मिलते हैं, अर्लियर स्टेज देखने को मिलता है। तो हम लोग फिर उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं कि भाई ये चलो ड्रग को रिप्लेस कर दे, या फिर कुछ जो भी स्टेप लेना है करें। तो इन शॉर्ट एक माइलोडिस्प्लास्टिक अर्ली स्टेज देखने को मिलता है, और लॉन्ग टर्म के बाद होता है, 4-5 साल के बाद, लेकिन होता है इससे सेकेंडरी ल्यूकीमिया। दूसरी चीज होती है इससे स्टरिलिटी, ठीक है, स्टरिलिटी होती है। और तीसरी एक स्पेसिफिक चीज है वीनो ऑक्लूसिव डिसीज ऑफ लीवर। लीवर के अंदर वीनो ऑक्लूसिव डिसीज होता है। इसको कैसे रिवर्स किया जाता है? इसको रिवर्स किया जाता है डीफिब्रोटाइड से। अब ये डीफिब्रोटाइड क्या है, इसकी मैकेनिज्म किसी को नहीं पता है, लेकिन स्पेसिफिकली यही इंडिकेशंस के लिए डीफिब्रोटाइड के इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज याद रखें। चलो, अभी जो पहली ड्रग्स इसके अंदर देखते हैं हम लोग, ये तो हमने देख लिया कॉमन एरियाज। तो ये ग्रुप में सबसे पहली ड्रग देखते हैं, उसका नाम है साइक्लोफॉस्फोमाइड। साइक्लोफॉस्फोमाइड जैसे दूसरी भी ड्रग है, दैट इज आई फॉस्फोमाइड। हमें बताइए, राइट। तो पहले क्या है, तो ये प्रो ड्रग्स हैं, ठीक है। प्रो ड्रग मीन्स के एज सच इनएक्टिव होती है, बॉडी में जाने के बाद लीवर में बायो ट्रांसफॉर्मेशन से वो एक्टिवेट होती है, जिसका नाम है अल्डोफॉस्फामाइड। अल्डोफॉस्फामाइड में एक्टिवेट होती है। कहाँ पे यूज होती है? वैगनर ग्रेन्युलोमैटोसिस। वैगनर ग्रेन्युलोमैटोसिस में ये ड्रग ऑफ चॉइस है साइक्लोफॉस्फोमाइड, ठीक है। क्या होता है वैगनर ग्रेन्युलोमैटोसिस? ग्रेन्युलोमैटोसिस डिजीज है जिसमें ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज होती है। लेकिन इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो है ये, क्या है, जब भी साइक्लोफॉस्फोमाइड या तो फिर आई फॉस्फोमाइड का मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें से एक मेटाबोलाइट होता है नॉन टॉक्सिक, लेकिन जो दूसरा मेटाबोलाइट बनता है वो बनता है टॉक्सिक मेटाबोलाइट। और टॉक्सिक मेटाबोलाइट का नाम पूछते हैं ये लोग एग्जाम में, क्या है? एक्रोलेन। तो एक्रोलेन नाम का एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है,
और क्यों टॉक्सिक है, किसके प्रति टॉक्सिक है, ब्लैडर के प्रति टॉक्सिक है, तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस करता है ये, ठीक है। तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ब्लैडर, सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर करता है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी ड्रग से हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है, ये बहुत ही स्पेसिफिक है। जो हमने देखी कॉमन एडीआर तो है ही, अब ये साइक्लोफॉस्फोमाइड और आईफॉस्फोमाइड का एक स्पेसिफिक एडीआर आया, एक्रोलेन मीडिएटेड हेमरेजिक सिस्टाइटिस, और दोनों में से भी कौन ज्यादा करती है, आईफॉस्फोमाइड ज्यादा करती है, ठीक। अब हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली इन्फ्लामेशन कम करने के लिए स्टीरॉइड यूज करेंगे, लेकिन इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हमें देखा कि काफी सारे केसेस में ऐसा होता था, तो पहले ही प्रिवेंशन के लिए हम लोग साथ में देते हैं मेसना। क्या होता है मेसना, मर्केप्टो इथेन सल्फोनिक एसिड। तो ये भी चीज पूछते हैं कि साइक्लोफॉस्फोमाइड से होने वाले हेमरेजिक सिस्टाइटिस को किस एजेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो एमसीक्यू में होगा मेसना, ठीक है। चलिए दूसरे कौन कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, दूसरे एक इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, थोड़ी बहुत कार्डियक प्रॉब्लम भी होती है, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी भी होती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कर सकते हैं ये साइक्लोफॉस्फोमाइड, और SIADH सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ईडीएच सिक्रीशंस, ठीक है। सो SIADH भी कर सकते हैं ब्रेन में जाके, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी हो सकता है, किससे, साइक्लोफॉस्फोमाइड से। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ड्रग देखते हैं जो एक्चुअली पूरा ग्रुप है, नाइट्रोजूरिया। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग साइटोटॉक्सिक ड्रग देख रहे हैं, उसमें पहला ग्रुप देखा अल्कलेटिंग एजेंट, और अल्कलेटिंग एजेंट्स में डिफरेंट ड्रग्स हैं, उसमें साइक्लोफॉस्फोमाइड देखी, अब उसमें नाइट्रोजूरिया देख रहे हैं। नाइट्रोजूरिया अगेन एक सब ग्रुप है जिसमें जो ड्रग के नाम है ये मस्टीन वाले हैं। कौन से मस्टीन, कारमस्टीन, लोमस्टीन, सी मस्टीन। तो ये जो मस्टीन वाले हैं वो नाइट्रोजोयूरिया है, और ये एक्चुअली अल्कलेटिंग एजेंट्स हैं। अभी कई बार उसमें ये भी पूछते हैं ये क्या है, तो इसका हमें याद नहीं रखना है, बकनू ककनू मिथाइल ककनू ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन हमें जो याद रखना है NU मीन्स के नाइट्रोजो यूरिया है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि नाइट्रोजो यूरिया है, अल्कलेटिंग एजेंट है। स्ट्रेप्टोजोसिन करके भी एक मेडिकेशन यही ग्रुप में आती है। स्ट्रेप्टोजोसिन एक्चुअली अगर आप फार्मेक में PG कर रहे हैं तो आपको एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन आएंगे, उसमें एनिमल मॉडल्स क्रिएट करना होता है। अभी तो रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन एनिमल मॉडल्स मीन्स के डायबिटीज जैसा मॉडल क्रिएट करना होता है, मीन्स के एनिमल में डायबिटीज प्रोड्यूस करना होता है, फिर एंटी डायबिटिक ड्रग का टेस्टिंग करना होता है। तो किस प्रकार से एनिमल में डायबिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एनिमल के जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास है उसको मार के, तो ये स्ट्रेप्टोजोसिन उसमें काम आता है कि बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास को मार देता है, और इसी प्रकार से हम लोग एनिमल में टाइप 1 डायबिटीज के मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम लोग एंटी डायबिटिक ड्रग टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रॉय करता है पेनक्रियास के बीटा सेल्स को। इसका इसलिए यूज भी किया गया कि आइलेट सेल ट्यूमर्स जिसमें बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसमें स्ट्रेप्टोजोसिन यूज किया जा सकता है। ये जो नाइट्रोजो यूरिया है ये लिपिड सॉल्युबल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, अच्छे लिपिड सॉल्युबिलिटी वाले होते हैं, तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाते हैं, और इसी वजह से इसको यूज किया जाता है ब्रेन ट्यूमर्स के अंदर, जैसे ग्लायोमास हो गए, तो ग्लायोमा जैसे ब्रेन ट्यूमर्स के अंदर यूज किए जाते हैं। हमने बात की थी कि ये जो अल्कलेटिंग एजेंट है कॉमन एडीआर है बोन मैरो सप्रेशंस, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली ये जो नाइट्रोजूरिया है ये करते हैं डिलेड न्यूट्रोपेनिया। इससे न्यूट्रोपेनिया होता है लेकिन तुरंत नहीं हो जाता, विद इन अ वीक नहीं होता, देर लगती है, टाइम लगता है। तो डिलेड न्यूट्रोपेनिया इज एन इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजूरिया। मस्ती करने वाले लोग हैं तो जल्दी बुलाएंगे तो जल्दी थोड़ी आएंगे, लेट आएंगे ना, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि डिलेड, जो भी मस्ती करते हैं वो लोग लेट ही आएंगे। तो डिलेड न्यूट्रोपेनिया होता है मस्ती करने वाली ड्रग से, कारमस्तिन, लोमस्तिन, सीमस्तिन जैसे नाइट्रोज यूरिया से। दूसरे ड्रग बारे में देखते हैं, अल्कलेटिंग एजेंट में और एक ड्रग है जिसका नाम है बूसल्फान, ठीक है, बूसल्फान। ये ड्रग भी आप याद कर सकते हैं। बूसल्फान से जो इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है वो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। वैसे दूसरी दो भी होती है, एड्रेनल इनसफिशिएंसी और पिगमेंटेशन, लेकिन जो याद रखनी है वो याद रखनी है हमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, बूसल्फान से। काफी सारी ड्रग आएंगी जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस करेंगी, फिर उसका भी हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। फिर होती है प्रोकार्बाजिन। प्रोकार्बाजिन में हमें जो याद रखना है वो प्रोकार्बाजिन करती है डाई सल्फिराम लाइक रिएक्शंस। जब अल्कोहल के साथ अगर प्रोकार्बाजिन देते हैं तो डाई सल्फिराम लाइक रिएक्शंस होती है, जिससे एसिटाल्डिहाइड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ट्रिमेंडस वॉमिटिंग, डायरिया और डिहाइड्रेशन जैसी स्टेट क्रिएट हो जाती है, तो उसे डाई सल्फिराम लाइक रिएक्शंस कहते हैं।
क्लोराम्ब्यूसिल की नामक भी एक ड्रग है, उसमें एक्चुअली हमने दिखा नहीं है, लेकिन CLL के अंदर ये यूज होती है। याद रख सके तो ठीक है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पूरा हो गया अल्कलेटिंग एजेंट्स। तो अब अल्कलेटिंग एजेंट्स जो पहला है वो साइटोटॉक्सिक ड्रग में, वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग दूसरा ग्रुप देखेंगे, दैट इज प्लेटिनम कंपाउंड। अब प्लेटिनम कंपाउंड जैसे अल्कलेटिंग एजेंट अल्किल ग्रुप ऐड करते थे DNA के ऊपर, ये प्लेटिनम कंपाउंड क्या करते हैं, DNA के ऊपर प्लेटिनम कंपाउंड ऐड करते हैं। सो सेम चीज होती है, सेम मैकेनिज्म होता है, लेकिन सिर्फ प्लेटिनम कंपाउंड ऐड हो जाता है। इवन वहां तक सेम है कि साइट भी सेम रहता है, N7 इन साइट भी सेम रहता है, वहीं पे प्लेटिनम कंपाउंड ऐड करते हैं, और जिससे इवेंचुअली DNA डाइमर्स बन जाते हैं, एबनॉर्मल DNA क्रॉस लिंकेज होता है, एंजाइम एक्टिवेट होकर DNA को तोड़ देता है, सेल टूट जाता है। ठीक है। इसमें जो ड्रग के नाम है वो प्लेटिन से एंड होते हैं, तो प्लेटिनम कंपाउंड इजी है, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सालीप्लेटिन, सो प्लेटिन से ऐड होता है, प्लेटिनम ग्रुप की ड्रग्स हैं, याद रह गई। अब इसमें जो याद रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग हमें याद रखनी है, वो है सिस्प्लेटिन। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, जब हमने GIT देखा था, उसमें वॉमिटिंग वाला चैप्टर देखा था, वहां इसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आया था कि भाई ये सिस्प्लेटिन है क्या। तो सिस्प्लेटिन यही है, प्लेटिनम कंपाउंड है, एंटी कैंसर ड्रग है, लेकिन इससे जो मेन साइड इफेक्ट्स होती हैं वो है मैक्सिमम वॉमिटिंग पोटेंशियल है इसका। तो सिस्प्लेटिन से पहले तो ट्रिमेंडस वॉमिटिंग होती है, सबसे ज्यादा एंटी कैंसर ड्रग में किसी से वॉमिटिंग होती है तो इससे होती है, इससे सिस्प्लेटिन से। दूसरी चीज होती है सिस्प्लेटिन से, वो होती है कान को डैमेज, ऑटोटॉक्सिसिटी करती है ये ड्रग। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो तीन चीजें करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड मोस्ट इमेटोजेनिक ड्रग। अब नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो सिस्प्लेटिन से होती है वो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो पहले ज्यादा से ज्यादा पानी का सलाइन लोडिंग कर दो, तो जिससे जो ड्रग है वो डाइल्यूट हो जाए। पॉइंट नंबर 2, धीरे धीरे दीजिए सिस्प्लेटिन का, अगर इन्फ्यूजन है वो स्लो इन्फ्यूजन दीजिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट, कुछ ड्रग दीजिए जिसका नाम है अमीफॉस्टिन। अमीफॉस्टिन को इथाइल भी कहते हैं। तो अमीफॉस्टिन देके भी हम लोग सिस्प्लेटिन से होने वाली जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो कम कर सकते हैं। अमीफॉस्टिन एक दूसरी जगह पे भी यूज होती है, जेरोस्टोमिया के अंदर। जेरोस्टोमिया प्रिवेंशन करने के लिए जब रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो उससे ड्राई माउथ हो जाता है, जिसे जेरोस्टोमिया कहते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए अमीफॉस्टिन यूजफुल है। दूसरा, ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन करती है वो बहुत स्पेसिफिक है, सभी आयंस को सीरम के अंदर कम करती है, रिड्यूस करती है सभी आयंस को, जैसे हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोकलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, तो सभी आयन को ये कम करती है। ऑब्वियसली से दैट इज बिकॉज ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी को डैमेज करती है। और इसमें भी जैसे हमने बात की थी प्लेटिनम कंपाउंड्स हैं, तो इसमें भी वही होता है कि 3-4 साल के बाद ल्यूकेमियाज होने के चांसेस हैं, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमियाज भी इससे हो सकता है। तो इससे भी सेकेंडरी ल्यूकेमियाज, जैसे हमने बात की थी कि सेकेंडरी ल्यूकेमियाज डेवलप होता है, जिस प्रकार से अल्किलेटिंग एजेंट से होता है, प्लेटिनम कंपाउंड से भी हो सकता है। चलिए, तो अब तीसरी ड्रग देखते हैं जिसे कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट। अगेन हम लोग साइटोटॉक्सिक ड्रग देख रहे हैं, और उसमें हमने ऑलरेडी 2 ग्रुप देख लिए हैं, कौन कौन से। पहला हमने देख लिया अल्कलेटिंग एजेंट, दूसरा हमने देख लिया प्लेटिनम कंपाउंड, अब तीसरा देखेंगे एंटी मेटाबोलाइट। तो ये हमने बात की थी कि ये ड्रग कैसे काम करती है। ये ड्रग DNA फॉर्मेशंस के साथ इंटरफियरेंस करती है। तो जो ड्रग DNA फॉर्मेशंस के साथ इंटरफियरेंस करे वो कहाँ पे काम करती है, एस फेज स्पेसिफिक होती है, तो एस फेज के ऊपर ही काम करती है। इसमें एंटी फॉलेट ड्रग्स होती हैं, एंटी प्यूरिन ड्रग्स होती हैं, और एंटी पिरामिडिन ड्रग्स होती हैं। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। एंटी फॉलिक ड्रग होती है। अब फॉलिक एसिड अगेन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी सेल में, और स्पेसिफिकली जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड बनाता है सेल। किस प्रकार से बनाता है, डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाता है, ये टेट्राहाइड्रोफोलेट उसका एक्टिव फॉर्म है। अब ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो खुद तो जरूरी है RNA सिंथेसिस के लिए, लेकिन DNA सिंथेसिस के लिए भी बहुत जरूरी है। थाइमाइडाइलेट सिंथेस के थ्रू थाइमिन भी बनाता है, थाइमिडीन भी बनाता है, और जिससे इवेंचुअली DNA सिंथेसिस के अंदर हेल्प होती है। तो अगर अगर ये टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं मिला सेल को, तो DNA और RNA दोनों सिंथेसिस के अंदर इंटरफियरेंस हो सकता है। और जो एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉलिक कंपोनेंट को एक्टिव में कन्वर्ट करता है, जिसका नाम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, तो मिथोट्रेक्सेट नाम की ड्रग है जो इससे इनहिबिट करती है। हम लोग देख चुके हैं मिथोट्रेक्सेट। ठीक है, सो एंटीफॉलिक एसिड तरह से काम करती है मिथोट्रेक्सेट।
इसमें दूसरी भी ड्रग का नाम है जिसे कहते हैं पेमेट्रैक्सेड और प्रालाट्रैक्सेड, ठीक है। प्रेमेटेक्सेड है, एमी है, तो आप याद रख सकते हैं कि मीजोथेलियोमा के अंदर यूजफुल होती है। और प्रालाटेक्सेड है, वो पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा के अंदर यूज होती है। पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा इसके लिए यूजफुल होती है। इतना हमें पता होना चाहिए मिथोट्रेक्सेड के बारे में, ठीक है। तो मिथोट्रेक्सेड की एज एन एंटी कैंसर मैकेनिज्म क्या हुई, मिथोट्रेक्सेड की एंटी कैंसर मैकेनिज्म हुई दैट इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स। मिथोट्रेक्सेड को हम लोग काफी सारी एंटी इंफ्लामेटरी एज एन एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग भी यूज करते हैं, रोमेटोड आर्थराइटिस वगैरह में यूज करते हैं। लेकिन वहां पे मैकेनिज्म अलग होती है, हमने इम्यूनोसप्रेसेंट में बात की थी। वहां पे वो क्या काम करता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडेनोसिन का लेवल बढ़ाता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर एडेनोसिन लेवल बढ़ा के एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट क्रिएट करता है। एआई कार ट्रांसफॉर्माइलेज नाम का एंजाइम होता है, इसे वो इनहिबिट करता है, ठीक है। चलिए, तो वहां पे भी हमने देखा था कि मीजोट्रेक्सेड के कौन कौन से यूजेस हैं, तो वो आप कैंसर की तरह याद रख सकते हैं। सी फॉर दैट इज क्रोन डिजीज, अगेन इन्फ्लामेटरी डिजीज है, इसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस है बाय द वे। हाँ, तो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज किया जाता है क्रॉन्स डिसीज में। दूसरा, अबॉर्शन, अबॉर्शन के अंदर यूज किया जाता है। काफी सारे एक्यूट ल्यूकेमियास के अंदर भी यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे था ALL, इसके अंदर यूज किया जाता है। एन फॉर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर यूज करते हैं। कोरियो कार्सिनोमा के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। ये कोरियो कार्सिनोमा में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज होता है, कोरियो कार्सिनोमा, ठीक। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और रोमेटोड आर्थराइटिस, रोमेटोड आर्थराइटिस में भी हम लोग DOC यूज करते हैं। तो कई बार क्रॉन्स में हमारे पास दूसरी ड्रग है, तो कई बुक में ऐसा लिखा है कि ये DOC नहीं है, लेकिन ये दोनों में तो है ही। कौन कौन सी, कोरियो कार्सिनोमा और रोमेटोइड आर्थराइटिस, तो ये दोनों के अंदर एज ए DOC यूज होता है। कौन सी ड्रग, मिथोट्रेक्सेड। अब उसकी साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली फॉलिक एसिड सिंथेसिस के साथ इंटरफियरेंस करता है, तो उससे हमारे नॉर्मल सेल में भी वही हो सकता है। तो फॉलेट डेफिशिएंसीज हो सकती है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, बोन मैरो सप्रेशन एक्सट्रीमली कॉमन है। लेकिन दूसरी चीज हमें याद रखनी है, जिस पेशेंट में मिथोट्रेक्सेड चल रहा है, वो है उसका लीवर एंजाइम्स के लेवल, क्योंकि वो हिपेटोटॉक्सिसिटीज कर सकता है। वन मोर ड्रग की जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी करता है। तो इसकी जो मेन टॉक्सिसिटी दो है, बोन मैरो सप्रेशन और हिपेटोटॉक्सिसिटी, और कुछ हद तक ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी करता है। अब देखते हैं कि अगर ज्यादा डोज हो गया, मिथोट्रेक्सेड का डोज ज्यादा हो गया, क्योंकि इसे हम कॉमनली यूज करते हैं, तो चांसेस हैं कि ज्यादा डोज हो जाए। तो कैसे हम लोग उसकी टॉक्सिसिटी को ट्रीट कर सकते हैं या तो फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम लोग ऑब्वियसली साथ में क्या यूज करेंगे, एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड यूज कर सकते हैं, जिसे फॉलिनिक एसिड भी कहा जाता है। वो एक्चुअली एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड है। दूसरा नाम है सिट्रोवोरम फैक्टर, वही है। ल्यूकोवोरिन सेम है, तो ये किसी भी नाम से आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड है, फॉलिनिक एसिड, सिट्रोवोरम या तो फिर ल्यूकोवोरिन। अगर मिथोट्रेक्सेड की टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या कर सकते हैं, मिथोट्रेक्सेड एसिडिक ड्रग है, और एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग में हम लोग अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन करते हैं, जिससे ड्रग आयोनाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा निकल जाए, अब रीअब्जॉर्ब ना हो किडनी के अंदर से। दूसरी चीज हम लोग करते हैं डायलिसिस, और तीसरी चीज हम लोग करते हैं कि उसको तोड़ने वाला एंजाइम दे देते हैं, जिसका नाम है ग्लूकारपीडेज। ग्लूकारपीडेज नाम का एंजाइम है जो मिथोट्रेक्सेड को तोड़ देता है। तो इस प्रकार से कुछ उसकी टॉक्सिसिटी के साथ हम लोग डील कर सकते हैं। दूसरी जो एंटी मेटाबोलाइट ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखा था एंटी मेटाबोलाइट हो, तो उसमें जो एंटी फॉलिक एसिड थी हमने पहले देख ली है। अब एंटी प्यूरिन देखेंगे और उसके बाद एंटी पिरिमिडिन देखेंगे। तो एंटी प्यूरिन के जो एनालॉग है, उसमें उसके नाम में ही आता है प्यूरिन, जैसे 6 मर्केप्टोप्यूरिन, ठीक है, या तो फिर हो गया 6 थायोग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन भी है ना। तो ये प्यूरिन की तरह काम करती है, नाम है प्यूरिन एनालॉग। तो बेसिकली क्या होता है कि जो DNA है, ये ड्रग देते हैं तो इनको ले लेता है एज अ प्यूरिन समझ के, और फिर क्या हो जाता है कि ऑब्वियसली गलत चीज को ले लिया है, तो उस प्रकार से गलत DNA बन जाएगा, DNA डैमेज हो जाएगा। ये चीजों के साथ हमें जो ध्यान रखना है वो है कि ये जो दोनों ड्रग हैं, 6 मर्केप्टोप्यूरिन और 6 थायोग्वानिन, वो दोनों हिपेटोटॉक्सिक हैं। अगेन जो जिस प्रकार से मिथोट्रेक्सेट में भी होता था, इस प्रकार से यही हिपेटोटॉक्सिक भी है।
एक्यूट ल्यूकेमियास के लिए यूज करते हैं, अगेन मिथोट्रेक्सेट भी वहीं यूज करते थे, इवन सीएमएल के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, तो ल्यूकेमियास के लिए यूज की जाती है। तो अल्कलेटिंग एजेंट्स और प्लेटिनम कंपाउंड से ल्यूकेमिया होता है, ये यूज की जाती है, ठीक है। दूसरी दो ड्रग है ये एंटीप्यूरिन में, फर्स्ट इज क्लेड्रीबिन, ठीक है, क्लेड्रीबिन, और दूसरी है फ्लूड्राबिन। तो ये बीन में एंड होने वाली दवाइयां हैं, बीन में एंड होने वाली दवाइयां एंटी मेटाबोलाइट है, याद रखें, ठीक है। सो क्लेड्रीबिन आप याद कर सकते हैं कि हैरी सेल ल्यूकीमिया के लिए काम आती है, कौन सी, क्लेड्रीबिन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्लॉडिया करके एक लेडी थी जिसका नाम क्लॉडिया था, इंग्लैंड में काफी सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं, क्लॉडिया नाम होता है, तो उनके हेयर बहुत अच्छे होते हैं, तो उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि क्लॉड्री मीन से क्लैड जो है मीन्स क्लॉडिया आप याद रख सकते हैं, और उसके हेयर बहुत अच्छे हैं, तो हैरी सेल ल्यूकेमिया में यूज होती है, ठीक है। दूसरी जो ड्रग है दैट इज फ्लूड्राविन, और फ्लूड्राविन है वो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर यूज करते हैं। ये मैंने ऐसे याद रखा था कि जब भी कोई आदमी फ्लूट बजाता है तब उसको कॉल आ जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने याद रखा था कि फ्लूट बजाता है तो कॉल आ जाता है। तो फ्लूड्राविन में इस प्रकार से क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर यूज होता है। लेकिन दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ याद रखनी है, वो है उसका मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये हमने इम्यूनोसप्रेसेंट्स में भी डिस्कशंस किया था कि जब भी हम लोग एजाथायोप्रिन देते हैं तो एजाथायोप्रिन इवेंचुअली कन्वर्ट होता है 6-मरकेप्टोप्यूरिन के अंदर, और ये जो 6-मरकेप्टोप्यूरिन है इसका जो इनएक्टिवेशन होता है या तो फिर इसका मेटाबॉलिज्म किस एंजाइम से होता है, xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम से होता है। और जब अगर उसके साथ हम लोग एलोपिरिनॉल देते हैं तो एलोपिरिनॉल क्या करता है, xanthine ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है, तो उससे इवेंचुअली 6-मरकेप्टोप्यूरिन या तो फिर एजाथायोप्रिन का लेवल बढ़ जाता है, उसकी टॉक्सिसिटीज बढ़ जाती है। तो इस केस में जब भी साथ में एलोपिरिनॉल चल रहा होता है तो उस टाइम पे 6-मरकेप्टोप्यूरिन या तो फिर एजाथायोप्रिन का डोज हम लोग 1/4 कर देते हैं। तो ये इसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। चलिए, तो ये एंटी प्यूरिन देखने के बाद हम लोग पिरिमिडिन एनालॉग्स देखेंगे। तो अगेन पिरिमिडिन एनालॉग्स कौन कौन से हैं, जिसमें है 5-फ्लोरोयूरेसिल, तो अगेन पिरिमिडिन एनालॉग है। बीन से एंड होने वाली दूसरी दवाइयां हैं जैसे कैपेसिटाबिन, जैमसिटाबिन और सिटेराबिन, ठीक है। तो ये सब पिरिमिडिन एनालॉग्स हैं। 5-फ्लोरोयूरेसिल और कैपेसिटाबिन, ये दोनों जो फेमस हैं उसके एडीआर के लिए फेमस है। और कौन सा स्पेसिफिक एडीआर होता है, यस, हैंड फुट सिंड्रोम, जिसका पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। हैंड फुट सिंड्रोम में क्या होता है कि पहले रेडनेस हो जाता है हाथ, जैसे हाथ और फुट, हैंड और फुट दोनों के अंदर, फिर धीरे धीरे पिगमेंटेशन होने लगता है, इचिंग होने लगता है, तो ऐसी सी चीजें होती हैं, वो स्पेसिफिकली उसे कहते हैं हैंड फुट सिंड्रोम। तो ये स्पेसिफिकली ये दोनों ड्रग से होती है, किस किस से, 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड कैपेसिटाबिन। क्यों कैपेसिटाबिन से, क्योंकि प्रो ड्रग ऑफ 5-फ्लोरोयूरेसिल ही है कैपेसिटाबिन, एक्चुअली इट्स अ प्रो ड्रग ऑफ 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो ये दोनों ड्रग से हैंड फुट सिंड्रोम होता है। फ्लाइफ्लोरोयूरेसिल से न्यूरोटॉक्सिसिटी एडिशनल और इससे हाइपरबिलिरुबिनेमिया होता है, लेकिन जो मेन याद रखना है वो है हैंड फुट सिंड्रोम। जेमसिटाबिन, इसको मेनली याद रखना है दो चीजों के लिए जो यूज होता है, दैट इज इन पैनक्रियाटिक कैंसर, ठीक है। सो जेमसिटाबिन जो यूज होता है वो पैनक्रियाटिक कैंसर में यूज होता है, और उससे जो साइड इफेक्ट्स होती है वो होती है डायरिया। स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है, वैसे तो डायरिया सभी से होती है लेकिन स्पेसिफिकली इससे थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसको जो मेन चीज याद करनी है ये है पैनक्रियाटिक कैंसर। तो पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए जेमसिटाबिन को यूज किया जाता है। फिर जो ड्रग है उसका नाम है सिटाराबिन। सिटाराबिन में सी है तो दैट मीन्स की सेरेबेलर साइड इफेक्ट होती है इससे। तो सिटाराबिन से सेरेबेलर एटेक्सिया होता है, सेरेबेलर साइड इफेक्ट होती है, बैलेंस के साथ अफेक्शन होता है, निस्टैग्मस, वर्टाइगो वगैरह चीज होती है, किसके, सिटाराबिन के साथ एसोसिएटेड। तो ये थी हमारी पिरिमिडिन एनालॉग्स, ठीक है। सो हमने एंटी मेटाबोलाइट्स खत्म कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं माइटोटिक स्पिंडल इनहिबिटर्स के प्रति, ठीक है। तो ये चौथा ग्रुप है हमारी साइटोटॉक्सिक ड्रग में कि जो माइटोटिक स्पिंडल को अफेक्ट करता है, और जैसे हमने बात की ये स्पेसिफिकली माइटोसिस वाले फेज को अफेक्ट करता है, तो इसलिए ये एम फेज स्पेसिफिक दवाइयां हैं। अब समझिए माइटोटिक स्पिंडल्स फॉर्मेशन होते हैं, वो स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो साइड में चले जाते हैं और फिर एक स्पिंडल फॉर्मेशन ऐसे होता है। इवेंचुअली ऐसे स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ये स्पिंडल्स के बीच के अंदर क्रोमोसोम्स यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं और फिर इवेंचुअली उनका डिवीजन होता है, तो इसमें से इवेंचुअली 2 सेल हो जाते हैं, ठीक है।
लेकिन ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है, तो ये स्पिंडल फॉर्म होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स हैं, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स, मल्टीपल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ जब अटैच हो जाते हैं तब उसमें से पूरा स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इवेंचुअली सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन में ये जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स है या तो फिर स्पिंडल है वो टूटता है। तो सी दोनों चीज हमारे के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए ट्यूब्यूलिन बहुत इंपॉर्टेंट है और टूटना भी इंपॉर्टेंट है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है और स्पिंडल का टूटना भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, अगर फॉर्मेशन नहीं हुआ तो भी एम फेज अफेक्ट होगा, अगर प्रॉपर टूटेगा नहीं तो प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा तो भी एम फेज अफेक्ट होगा। तो हमने दोनों तरह की दवाई बनाई है। तो पहली दवाई को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल स्टेबिलाइजर्स, मीन्स की जो फॉर्मेशंस के साथ अफेक्ट करते हैं, और दूसरा माइक्रोट्यूबुलर डीस्टेबिलाइजर सर, वो टूटने के साथ इंटरफियरेंस करते हैं, ठीक है। सो फॉर्मेशंस को इनहिबिट करते हैं और डिस्ट्रक्शंस को भी इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो दोनों जो दवाइयां हैं इस प्रकार से माइटोटिक स्पिंडल के ऊपर काम करती है। तो जो फॉर्मेशंस के साथ इंटरफियरेंस करती है वो है विन वाली दवाइयां, कौन सी, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोरेल्बिन, इतना ही याद रखें। और जो डिस्ट्रक्शंस के साथ एसोसिएटेड दवाइयां हैं उसको इनहिबिट करती है डिस्ट्रक्शंस को, उसमें है पैक्लिटैक्सेल, डोकाटैक्सेल एंड इग्जाबेपाइलॉन। सो ऐसी दवाइयां हैं, उसमें से पैक्लिटैक्सेल आप खास याद रखें, ठीक है। तो इस प्रकार से इतनी दवाइयां हैं कि जो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन या तो फिर डिस्ट्रक्शंस के साथ इंटरफियरेंस करती है। चले तो पहले ये विनका अल्कलॉइड्स देखते हैं। ये जो विन वाली दवाइयां हैं वो विनका डिराइव्ड होती हैं, विनका अल्कलॉइड्स में से डिराइव्ड होती हैं। इसमें जो याद रखना है वो उसकी साइड इफेक्ट्स है। ये विनका अल्कलॉइड से कौन कौन सी साइड इफेक्ट्स होती है, मेन दो साइड इफेक्ट्स होती हैं, कौन कौन सी, एक जो कॉमन है तो वो वही, ठीक है, कॉमन साइटोटॉक्सिक ड्रग की जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो तो है ही, इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है तो इसीलिए ये न्यूरोटॉक्सिक ड्रग है, और साथ में एसआईएडीएच भी होती है। तो ये जो दोनों साइड इफेक्ट्स होती हैं विनका अल्कलॉइड से होती है। उसमें भी ये जो विन क्रिस्टीन है, ये जो विन क्रिस्टीन है जिसे कहते हैं मैरो स्पेरिंग ड्रग, मीन्स हमने तो देखा है कि सभी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स बोन मैरो को सप्रेशन करती है, लेकिन ये जो तीन ड्रग हैं ये बोन मैरो सप्रेशन नहीं करती है। तो ये याद रखना है, ये पूछते हैं कि कौन कौन सी ड्रग मैरो स्पेरिंग है, तो इसमें तीन है, विनक्रिस्टिन जो विनका अल्कोलॉइड्स में से है, विनब्लास्टिन नहीं, विनब्लास्टिन से तो बोन मैरो सप्रेशन उससे तो होता ही है, विनक्रिस्टिन, ब्लियोमाइसिन हम लोग देखेंगे, और एल एस्परजिनेस। तो ये जो तीन है VBL, ये तीनों ड्रग्स जो हैं मैरो स्पेरिंग ड्रग हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये हो गया विनका अल्कलॉइड्स के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं टैक्सेंस के बारे में, जो हमने देखा था कि जो डिस्ट्रक्शंस जो होता है ये उसके साथ इंटरफेरेंस करता है। उसमें जो ड्रग है पैक्लिटैक्सेल, इससे जो मेन साइड इफेक्ट्स होती है वो है हाइपर सेंसिटिविटी, जो अलग करती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी कम करने के लिए नैब पैक्लिटैक्सेल बनाया गया है जिसे कहते हैं प्रोटीन बाउंड पैक्लिटैक्सेल, और जिससे हाइपर सेंसिटिविटी के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए माइटोटिक स्पिंडल के साथ इंटरफियरेंस करने वाली ड्रग्स। एक दूसरी भी ड्रग्स कुछ बनाई है हमने, नई ड्रग्स बनाई है जो माइकोटिक स्पिंडल्स के साथ इंटरफियरेंस करती हैं, जिसमें हमने जैसे कहा था इग्जाबेपाइलॉन, यहाँ पे बे है, अर्ब्यूलिन इसमें भी बी है। तो ये दोनों कहाँ पे यूज होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स में, तो मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर्स में ये यूज की जाती है। दूसरी एक ड्रग है एस्ट्रामुस्टिन, एस्ट्रामुस्टिन हम लोग ऑलमोस्ट देख चुके हैं, वो प्रोस्टेटिक कैंसर्स में यूज होती है, तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर्स में ये यूज होती है। तो एक एक ही चीजें हमें याद रखनी है, हर एक के अंदर ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना है, ठीक। मैकेनिज्म देख चुके हैं, स्पेसिफिक एडीआर देख लेते हैं, और अगर स्पेसिफिक यूज है तो ही देखेंगे, राइट। चलिए, तो ये तीन ड्रग थी, हेक्साबेपाइलॉन, अर्ब्यूलिन एंड एस्ट्रामस्टिन। ये मस्टिन वाली है वैसे, उसे कंफ्यूज मत कर देना, ये मस्टिन वाली है, वो कार्मस्टिन, लो मस्टिन, कखनू मखनू वाले जो थे वो नाइट्रोजो यूरिया है, वो अल्कलेटिंग एजेंट है। ये जो मस्टिन वाली है एक ही है, एस्ट्रामस्टिन, ये अलग है, माइटोटिक स्पिंडल के साथ इंटरफियरेंस करती है और प्रोस्टेट कैंसर्स में यूज की जाती है। चलिए, अब और एक ड्रग आती है और एक क्लास आता है जिसे कहते हैं टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर। ये हमने कहीं पे सुना है, टोपो आइसोमरेज कहाँ पे सुना था, जब हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग्स वगैरह देख रहे थे, फ्लोरोक्विनोलॉन्स देखे थे, तो वहां पे ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम को इनहिबिट करती थी ये ड्रग्स, ठीक है। तो हमने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसा टोपो आइसोमरेज या तो फिर डीएनए गायरेज होता है बैक्टीरिया के अंदर, हमारे अंदर टोपो आइसोमरेज होता है, तो वो स्पेसिफिक डीएनए गायरेज को इनहिबिट करती है फ्लॉक्सासिन वगैरह ड्रग।
तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमें पता था कि ये जो डीएनए है, डीएनए ऑब्वियसली ऐसी कॉइल में होता है, तो अब हमें अलग करना पड़ता है। तो अगर हम लोग डीएनए को एक साइड से अलग करते हैं तो क्या होता है, दूसरी साइड पे सुपर कॉइलिंग हो जाता है। तो ये दूर करने के लिए एक एंजाइम भगवान ने हमको दिया है जिसका नाम है टोपो आइसोमरेज। तो टोपो आइसोमरेज डीएनए को यहाँ से निक करता है, फिर स्ट्रेट करके दोनों पैर को ऐसे स्ट्रेट एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देता है। और फिर क्या होता है, इसकी एक अलग रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड बनती है, इसकी एक अलग बनती है, और दोनों फिर ड्यूअल डीएनए ऐसे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इसको बंद कर देते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी और उसमें से एक में से दो सेल नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एंटी कैंसर ड्रग में भी ये टारगेट को हमने यूज किया और टोपो आइसोमरेज 1 और टोपो आइसोमरेज 2 को इनहिबिट करने वाली ड्रग बनाई। जो टोपो आइसोमरेज 1 को इनहिबिट करती है उसमें जो मेन ड्रग है दैट इज आइरिनोटेकान। तो टेकान से आप याद रख सकते हैं कि ये टोपो आइसोमरेज को इनहिबिट करती है। सो आइरिनोटेकान एंड टोपोटेकान, इसमें तो टोपो है ही, तो ये जो दोनों है, आई फॉर आप 1 याद रख कर सकते हैं, ये टोपो आइसोमरेज 1 को इनहिबिट करती है। कहाँ पे यूज की जाती है, इसको कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर यूज की जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एडवांस कोलोरेक्टल कैंसर। और दूसरी जो चीज याद रखनी है वो है कोलिनर्जिक सिंड्रोम, ठीक है। आइरिनो तो मैंने ऐसे याद रखा था कि आइरिनोटिकान मीन्स के आइरिस के साथ एसोसिएटेड है, आई के साथ एसोसिएटेड है, तो कोलिनर्जिक सिंड्रोम होते हैं, ये उसकी साइड इफेक्ट्स हैं। तो एक्सेसिव कोलिनर्जिक स्टिमुलेशंस होते हैं, लैक्राइमेशन, सलाइवेशन, डायरिया, ऐसी साइड इफेक्ट इससे होती रहती है। कौन सी ड्रग से, आइरिनोटिकैन और टोपोटिकैन, टोपो आइसोमरेज 1 इनहिबिटर। फिर आते हैं टोपो आइसोमरेज 2 के इनहिबिटर्स। तो उसमें है इटोपोसाइड और टेनिपोसाइड, ठीक है। सो इटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड, ये है टोपो आइसोमरेज 2 इनहिबिटर। इसमें जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं, स्पेशली इटोपोसाइड, उसकी है एक्यूट नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इन शॉर्ट इससे भी सेकेंडरी ल्यूकेमिया होता है, जैसे अल्कलेटिंग एजेंट्स में था, जैसे प्लेटिनम कंपाउंड में सेकेंडरी ल्यूकेमिया था, इससे भी सेकेंडरी ल्यूकेमिया होता है। किससे, इटोपोसाइड से, टोपोआइसोमरेज 2 से। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सेकेंडरी ल्यूकेमिया होता है वो बहुत फास्ट होता है, शॉर्टर टाइम में डेवलप हो जाता है, विद इन 1 to 3 years। और इसमें किसी भी प्रकार का अर्ली माइलोडिस्प्लास्टिक फेज भी नहीं होता है, तो हमें पता भी नहीं चलता है, सडनली डेवलप हो जाता है। अल्किलेटिंग एजेंट में तो टाइम लगता है ना, 4-5 साल लगते हैं, ये तो बहुत क्विकली डेवलप हो जाता है। तो ये एक चीज हमें याद रखनी है टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स में, इटोपोसाइड में, कि सेकेंडरी ल्यूकेमिया होता है, क्विक होता है एंड विदाउट एनी माइलोडिस्प्लास्टिक पीरियड। चलिए अब दूसरी कुछ टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स भी बनाई है, और जिसमें है पहली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स बनाई है, हमें पता ही है फ्लोरोक्विनोलोन वगैरह एंटीबायोटिक्स थी जो टोपो आइसोमरेज को इनहिबिट करती थी। तो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स एक पूरा ग्रुप बनाया है जो एक्चुअली क्या है, टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स। माइटोक्सेंट्रॉन, ब्लियोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन, माइटोमाइसिन, ये सभी ड्रग्स हैं जो किस तरह से काम करती है, टोपो आइसोमरेज को इनहिबिशंस करके ही काम करती है। अगेन टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स करने वाली जो ड्रग है एक्चुअली नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक है, क्योंकि डीएनए गायरेज तो कहीं पे भी होगा तो उसमें साथ इंटरफेरेंस करते हैं, तो उसमें किसी भी स्टेज पे काम कर सकती है। लेकिन एक है जो G2 फेज में काम करती है, वो है सिर्फ ब्लियोमाइसिन। तो यहाँ पे एक ही याद रखना है कि ब्लियोमाइसिन है वो सिर्फ G2 पे के ऊपर काम करती है, बाकी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है। चलिए अब पढ़ते हैं एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के ऊपर। इसी के अंदर जो ये सब ड्रग्स हैं उसका सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक टोपो आइसोमरेज 2 को इनहिबिट करती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको पूछते हैं वो है, ये एंटीबायोटिक्स हैं वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करती है, और फ्री रेडिकल्स कहाँ पे डैमेज करते हैं, हार्ट को डैमेज करते हैं। तो ये कार्डियोटॉक्सिक एंटीबायोटिक ग्रुप है। तो कार्डियोटॉक्सिक है, हार्ट को डैमेज करती है, और जिससे सीएचएफ हो सकता है या तो फिर इरिथमिया भी हो सकता है। अगर मसल सेल डैमेज हो गए तो सीएचएफ हो सकता है, अगर नोडल सेल डैमेज हो गए या फिर कंडक्टिव सेल्स डैमेज हो गए, टिश्यू डैमेज हो गए, तो इरिथमियास हो सकता है, ठीक है। तो एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, और इसमें जो बेसिकली कार्डियोटॉक्सिसिटी कम करने के लिए क्या यूज करते हैं वो भी पूछते हैं कि इससे होने वाली कार्डियोटॉक्सिसिटी कम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें दो ड्रग हम लोग यूज कर सकते हैं, एक है अल्फा टोकोफेरोल या तो फिर डेक्सराजोक्सेन। ये क्या है, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स हैं, मीन्स के फ्री रेडिकल्स को पकड़ लेते हैं। तो डेक्सराजोक्सान या तो फिर अल्फा टोकोफेरोल यूज करते हैं। इसकी ड्रग हमने डिस्कस नहीं की,
इसका ड्रग का नाम होता है रूबीसिन में एंड होता है, डॉक्सोरूबीसिन, डोनोरूबीसिन, एपीरूबीसिन, इद्रारूबीसिन। सो रूबीसिन मीन्स कि रूबी जिसके अंदर आता है वो है एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव्स। तो एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव्स से कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है। तो रूबी क्या करती है, रूबी दिल तोड़ती है, तो इसलिए कार्डियोटॉक्सिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। दूसरा, रूबी रेड कलर आप याद रखें, जिससे रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन होता है। और तीसरा, रूबी में आर याद रखें, दैट इज रेडिएशन रिकॉल। रेडिएशन रिकॉल रिएक्शन होता है, मीन्स की अगर किसी पेशेंट्स को आपने रेडिएशन पहले दिया हुआ है और आप ये रूबीसिन ड्रग्स देते हैं, तो जहां जहां पे रेडिएशन दिया था वहां वहां पे ये ड्रग पिगमेंटेशंस कर देंगी। इसे कहते हैं रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम। ठीक, तो ये रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम, रेड यूरिन और कार्डियोटॉक्सिसिटी, ये तीनों रूबीसिन से होती है, जो है एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। ये याद रखना है, ये पूछते हैं एग्जाम में। चलिए अब दूसरी ड्रग्स, जैसे हमने यहाँ पे दिखा था माइटोक्सेंट्रोन के बारे में कुछ है नहीं, ब्लियोमाइसिन के बारे में देखते हैं। ठीक है, ब्लियोमाइसिन जैसे हमने बात की थी, ये एक ही है जो सेल साइकिल स्पेसिफिक है, G2 फेज पे काम करती है। ब्लियोमाइसिन बेसिकली क्या है कि उसका मेटाबॉलिज्म होता है, एक एंजाइम से होता है जिसे कहते हैं ब्लियोमाइसिन हाइड्रोलेज। लेकिन ये जो एंजाइम होता है दो जगह पे बहुत कम होता है। कहाँ कहाँ पे, स्किन और लंग, वहां पे ये एंजाइम कम होता है। तो इसीलिए वहां पे ब्लियोमाइसिन का मेटाबॉलिज्म कम होता है, तो ब्लियोमाइसिन वहां पे ज्यादा टाइम रहती है और इसीलिए वहां पे साइड इफेक्ट करती है। तो अगर स्किन में रहती है ब्लियोमाइसिन ज्यादा, तो फ्लैजेलेटेड पिगमेंटेशन होते हैं, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिगमेंटेशन है, ये पिक्चर में दिख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे कैसे पूरे लंबे 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 ऐसे स्लीट जैसे निशान पड़ गए हैं, तो इसे फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला होता है ना, तो उस प्रकार के फ्लैजिलेटेड पिगमेंटेशंस करती है ये। और दूसरा करती है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब पल्मोनरी फाइब्रोसिस हम बहुत जगह पे देख चुके हैं, तो आज हम इसको कंबाइन कर देते हैं तो उसका पूरा खत्म हो जाए, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि विच ड्रग प्रोड्यूसेस पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इजीएस्ट वे टू रिमेंबर इज कि इनके नाम में व्हीकल आता है। तो जो जो भी ड्रग पल्मोनरी फाइब्रोसिस करती है उनके नाम में व्हीकल आता है। साइक्लोफॉस्फोमाइड देख चुके हैं, अल्कलेटिंग एजेंट है, साइक्लोफॉस्फोमाइड साइकिल आती है। कारमुस्तिन, अगेन मस्ती करने वाले नाइट्रोजोर यूरिया, अल्कलेटिंग एजेंट है, कारमुस्तिन। बुसल्फान वो भी उसमें थी, उसमें बस आता है स्पेलिंग के अंदर। मिथोट्रेक्सेट एंटी मेटाबोलाइट ग्रुप में हम लोग देखे थे, उसमें ट्रक आता है, मिथोट्रक्सेट तो ट्रक हो गया। एम्योडेरोन एंटी एरिथमिक मेडिकेशन है, ड्रोन, एम्योड्रोन ड्रोन आता है। और ब्लियोमाइसिन, ठीक है, हम ऑलरेडी हम लोग जो देख चुके हैं वो, ब्लियोमाइसिन मीन्स के ब्लो द हॉर्न। तो ये सब चीजें हैं जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस करती हैं। एक और ड्रग भी है, अर्गट डेरिवेटिव्स भी हैं, वो भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस करती हैं। ठीक है, नाइट्रस कंटेनिंग फ्लोरोक्विनोलॉन्स भी होते हैं, वो भी शायद पल्मोनरी फाइब्रोसिस करते हैं, लेकिन इतने आप याद रखें तो भी इनफ है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट ब्लियोमाइसिन। फिर एक उसी ग्रुप की टोपोइसोमरेज 2 इनहिबिटर एंटीबायोटिक है, दैट इज माइटोमाइसिन। अब माइटोमाइसिन पूछते हैं, जिसे माइटोमाइसिन सी भी कई बार कहा जाता है। ये माइटोमाइसिन का बहुत स्पेसिफिक यूज है। ठीक है, ये माइटोमाइसिन यूज की जाती है सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर्स में, और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंट्रावसाइकल थेरापी मीन्स के यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर के अंदर वो वहां पे दी जाती है इंट्रावसाइकल थेरापी के तौर में। बीसीजी भी इंट्रावसाइकल इस प्रकार से दी जाती है। और दूसरी जगह ट्रैकियल और लेरिंजल स्टीनोसिस, अगर ट्रैकियल और लेरिंजल स्टीनोसिस हुआ है वहां पे माइटोमाइसिन ऐड करके वहां पे लगा दी जाती है। तो इसका लोकल रूट से काम होता है। ठीक है, सो लोकल रूट से इफेक्ट करती है माइटोमाइसिन सी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत स्पेसिफिक है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। ब्लियोमाइसिन जैसे हमने बात की थी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करता है और वैसे मैरो स्पेरिंग ड्रग है। एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव्स रूबी वाली ड्रग है, वो कार्डियोटॉक्सिसिटी करती है। पैक्लिटैक्सेल, डोकाटैक्सेल जो टैक्सेल वाली है, उससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। और वैसे पूरे ग्रुप से पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एसआईडीएच होता है। आयरिनोटिकान हमने बात की थी कि कोलिनर्जिक सिंड्रोम उससे होता है, डायरिया वगैरह होता है। और विनक्रिस्टिन जैसे कहा मैरो स्पेरिंग ड्रग्स हैं, उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एसआईएडीएच होता है। ठीक, सो दैट वाज ऑल अबाउट द साइटोटॉक्सिक ड्रग। हमने पूरा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स पढ़ लिया है।
जैसे हमने बात की थी कि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं उसको टारगेट करती है, जिससे कैंसर सेल्स तो टारगेट होते ही हैं, और लेकिन हमारे कुछ नॉर्मल सेल्स भी टारगेट होते हैं, जिससे मेनली 4 एडीआर आती हैं। हाइपर यूरिसीमिया होता है, बोन मेरो सप्रेशन होता है, एलोपेशिया होता है और डायरिया होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट साइटोटॉक्सिक ड्रग। हम दूसरा अप्रोच पढ़ेंगे, दैट इज टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग्स। चलिए, तो अब हम साइटोटॉक्सिक ड्रग के बाद टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग के बारे में डिस्कशंस करेंगे। जैसे हमने बात की थी कि हम लोग अब फास्ट डिवाइडिंग सेल्स को टारगेट नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे सेल को ही टारगेट करेंगे जो कैंसरस है। तो सिर्फ कैंसरस सेल्स को टारगेट करने के लिए हमें वो पता होना चाहिए कि ऐसा तो क्या होता है यूनिक अलग कैंसर सेल्स के अंदर, कि जिसको हम लोग फिर टारगेट करके उसको फिर सेल्स को तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए सेल के अंदर अलग अलग प्रोसेस चल रही होती है, जिसे कहते हैं अलग अलग टारगेट्स। तो अगर हम ऐसे टारगेट्स ढूंढ के स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को मार सकते हैं, तो उसके लिए हमने मेजर 2 ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड किया है ड्रग्स को। एक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ऑब्वियसली हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई है कि वो स्पेसिफिक टारगेट को हिट करेगी, इंटरेक्शंस को प्रिवेंट करेंगी, जिससे कैंसर सेल मर सकता है। और दूसरा है स्मॉल मोलिक्यूल इनहिबिटर्स। ठीक है, कि जो स्मॉल मोलिक्यूल्स हैं, छोटा मोलिक्यूल है, इजीली सेल के अंदर चला जाए और उसके टारगेट को ढूंढ के उसको फिर इनफेक्टिव बनाए। तो पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़ते हैं, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है उसे कहते हैं इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स। ठीक है, अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमने इम्यूनोसप्रेसेंट्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एंटी कैंसरस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। और ये जो ग्रुप है ये सबसे ज्यादा यूज होता है दिस डेज। अभी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, काफी सारे कैंसर्स में इसको यूज किया जाता है, और बहुत प्रॉमिसिंग रोल की तरह ये उभर के आया है। क्या है इम्यून चेक पॉइंट इनिबिटर्स? तो पहले समझना पड़ेगा कि ये हमें कहना क्या चाहता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा टी सेल है, ठीक है, और ये हमारा ट्यूमर सेल्स है। ठीक है, काम मेन क्या है टी सेल्स का, कि ट्यूमर सेल्स को मारना। तो उसके लिए सबसे पहले टी सेल्स के ऊपर अपने रिसेप्टर होते हैं, जिसे कहते हैं टी सेल रिसेप्टर। यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट करने वाला रिसेप्टर होता है, तो उसका इंटरेक्शन होता है। लेकिन एक दूसरा भी इंटरेक्शंस होता है। ट्यूमर सेल्स ने ऐसा देखा, कुछ ट्यूमर सेल्स होता है उसने अपने ऊपर एक दूसरा रिसेप्टर्स बना लिया, जिसे कहते हैं PDL1, प्रोग्राम डेथ लाइगेंड 1। PDL1 रिसेप्टर बना लिया, और वो रिसेप्टर टी सेल के PD1 मीन्स की प्रोग्राम डेथ 1 रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शंस करता था। और जैसे ही ये ब्लू वाली इंटरेक्शंस होती थी PDL1 और PD1 की, तो ये जो है ट्यूमर सेल्स, ये जो टी सेल्स को इनहिबिट कर देता था। तो जिससे वो टी सेल्स जो है ट्यूमर सेल्स को खा नहीं सकता था, ट्यूमर सेल्स बच जाता था। तो हमने इसको देख लिया, और हमने सोचा कि ये जो ब्लू वाली पूरी इंटरेक्शंस हैं, ये इंटरेक्शंस को अगर हम कम कर दें, अगर ये इंटरेक्शंस होने ना दे, तो टी सेल का इनएक्टिवेशन रुक जाएगा और फिर टी सेल उसको खा जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमने एंटीबॉडीज बनाई, या तो PDL1 के ऊपर काम करने वाली एंटीबॉडी बनाई, या तो PD1 के ऊपर काम करने वाली एंटीबॉडीज बनाई। इवेंचुअली ये दोनों एंटीबॉडी का काम एक ही था, कि ये जो PDL1 और PD1 का जो इंटरेक्शन है वो ना हो पाए। और वही हुआ, उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो टी सेल का इनिबिशन नहीं हुआ, और फिर टी सेल ने ट्यूमर सेल्स को खा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्यूमर सेल का डेथ हो गया। तो इस प्रकार की ये जो PDL1 और PD1 की इंटरेक्शंस कम करने वाली एंटीबॉडीज हैं, इसे कहते हैं हम लोग इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। ठीक है, तो काफ़ी सारी बनाई गई है, काफ़ी सारी अप्रूव की गई है ये ड्रग्स हैं, और जो काफ़ी सारे कैंसर्स में यूज़ की जाती हैं। हमें ये नहीं याद करना है कि कोई इसके सामने है, हमें सिर्फ यही याद करना है कि ये इम्यून चेक पॉइंट इनिबिटर है। ठीक, इसके नाम याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके नाम याद करने हैं, जिसमें है पहला निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब, सेमीप्लाइमैब, ओवेलुमैब, दुर्वालुमैब, एटेजोलिजुमैब और इपेलीमुमैब। ठीक है, तो इतनी है, अप्रूव की गई है, ये अप्रूव्ड है। और इसका जो स्पेसिफिक अगर है, वैसे तो काफ़ी सारे कैंसर्स में यूज़ की जाती है, लेकिन जो पूछते हैं कई बार स्पेसिफिक, वही मैं आपको बताऊंगा, वो आपके हिसाब से रट लीजिएगा। ठीक है, तो निवोलुमैब जो जिसके लिए पूछते हैं, वैसे तो काफ़ी सारी जगह पे यूज़ की जाती है, लेकिन जो आना चाहिए वो है हॉजकिन्स लिम्फोमा, इसमें यूज़ की जाती है। तो ये आना चाहिए। निवोलुमैब किस में यूज़ होता है? हॉजकिन्स लिम्फोमा। तो मैंने ऐसे याद किया था, निवो से एक नीरव नाम का लड़का होता है, वो हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ होता है, तो मैंने ऐसे याद रखा था, नीरव हॉर्स के ऊपर बैठा है तो हॉजकिन्स लिम्फोमा होगा। ठीक है, फिर आती है पेम्ब्रोलिजुमाब। ये बहुत ही यूज होने वाली ड्रग है।
किसी भी टाइप के कैंसर में ये पेम्ब्रोलिजुमाब यूज होती है, काफी सारे कैंसर्स में यूज होती है, लेकिन जो हमें याद रखना है, जो एक्चुअली यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो है एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक है, एंडोमेट्रियल कैंसर्स के अंदर यूज की जाती है, तो ये पूछते हैं। वैसे तो काफी सारे कैंसर्स में यूज की जाती है। फिर है सेमी प्लाइमेब। तो सेमी प्लाइमेब यूज की जाती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर यूज की जाती है सेमी प्लाइमेब। तो सेमी से मैंने याद ऐसे रखा था कि जो हमारी स्केल होती है ना, उसके ऊपर सेंटीमीटर मिलीमीटर वगैरह सेमी वगैरह होता है, तो वो स्केल हम लोग स्किन के ऊपर रख देते हैं, हाथ के ऊपर रख देते हैं या हैंड में रखते हैं, तो उस स्किन के ऊपर रखते हैं, तो इसलिए स्किन कैंसर होता है, ऐसे मैंने याद रखा था, स्क्वेमस सेल कैंसर सेमी प्लाइमेब से। अवेलुमाब वो यूज होता है मर्कल सेल कैंसर्स के अंदर। तो ऐसे मैंने याद रखा था कि अवे मीन्स कि एवा, एवा नाम की लड़की होती है, यूएस में काफी कॉमन नाम है एवा। तो एवा का बॉयफ्रेंड था मर्कल। तो अल्बी मॉर्कल करके एक क्रिकेटर था, उसका उसमें मर्कल आता था, तो एवा को बॉयफ्रेंड मर्कल था, तो ऐसा मैंने याद रखा था। अवेलुमाब वो मर्कल सेल कैंसर्स में यूज। दुर्वेलुमाब उसमें नाम है दुर्वा। दुर्वा मीन्स कि उसको जो बिहारी में कहते हैं ब्लैडरवा, तो ब्लैडरवा कैंसर के अंदर यूज होता है, मीन्स कि यूरोथेलियल कैंसर्स में यूज होता है दुर्वा, ब्लैडरवा, ऐसे याद रखा था। अटेजोलिजुमैब, अटेजोलिजुमैब यूज होता है मेनली यूरोथेलियल कैंसर्स में, अगेन सेम ब्लैडर कैंसर्स में ही यूज होता है। और इपिलीमुमैब, पीली उसमें आता है, तो पीली तो मैंने ऐसा था काली पीली, तो काली मीन्स के ब्लैक, उसमें होता है मैलिग्नेंट मेलेनोमा, तो काली पीली इपिलीमुमैब यूज होता है मैलिग्नेंट मेलेनोमा के अंदर। तो ये थे इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स। और आपको इसी प्रकार से याद करना ही होगा, सी बिकॉज इतनी सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, कुछ जगह पे ये लॉजिकल चीजें हमें लगती है याद रखना, लेकिन आपको इवेंचुअली तो उसको रटना पड़ेगा, किसी भी प्रकार से आपको इंटरकनेक्शंस निकाल के उसको रटना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से अपनी जो भी टेक्निक है उससे आप लोग बनाइए, अगर मैंने जिस प्रकार से रटा है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अदरवाइज इतनी सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं याद रख पाओगे, ठीक है। चलो, फिर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ऊपर तो आना बहुत ही जरूरी है। रितुक्सीमैब बहुत कॉमनली बहुत सारी जगह पे हमने देख ली है। रितुक्सीमैब तो ऐसे मैंने याद रखा था कि रितु नाम की लड़की है जो 20 साल की है, तो एंटी CD20 है। इसको हम लोग काफ़ी सारी एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी यूज़ करते हैं और एंटी कैंसर्स भी यूज़ करते हैं। एज एन इम्यूनोसप्रेसर हम रुमेटोइड आर्थराइटिस, SLE, ITP जैसी कंडीशंस हो गई उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन दो जगह पे एज एन एंटी कैंसर यूज़ करते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। वो है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा एंड CLL, ठीक है। तो ऐसे मैंने याद रखा था कि रितु 20 साल की लड़की है जिसने कॉल किया है, तो CLL के अंदर यूज होती है। और इस कॉल किया तो अब लेट नहीं होगी, तो नहीं होगी लेट, NHL नहीं होगी लेट, तो कॉल कर दिया तो लेट नहीं होगी, ठीक है। तो रितु लड़की है, वो हमें याद रखना है, एंटी CD20। दूसरा मैं 20 ऐसे भी याद रखता हूँ कि ये जो है, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं ना 20, तो इस तरह से रितु आर, रितुक्सी में वैसे भी हम लोग याद रख सकते हैं, एंटी CD20 है। कॉल कर दिया है तो लेट नहीं होगी, नहीं होगी लेट, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर और एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में यूज की जाती है। इसके अलावा भी है जो एंटी CD20 है, ठीक है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। रितुक्सीमैब साथ इबरितु, और रितु और इबरितु ये दोनों है एंटी CD20, तो ये याद हो गया। फिर एक लड़का था जिसका नाम था पिंटू, तो हमने याद रखा है ओबिंतु, तो ओबिंतु सुमाब जिसका हम याद रखते हैं पिंटू नाम का लड़का है। ओफातु मुमाब, ठीक है, ओफातु मुमाब एक दूसरी है। और तोसिल तु मुमाब, तो इसको टॉन्सिल हो गया, तो इसे टोसित, तो हम ऐसे याद रख सकते। तो रितु इबरितु पिंटू नाम का लड़का है, एक ओफातु मुमाब आप याद रख लीजिए, और दोनों सबको टॉन्सिल हो गया, तो तोसितु मुमाब। तो इस प्रकार से ये पूरा CD20 का ग्रुप आप याद रख सकते हैं। फिर आती है एंटी CD22, तो 22 है जिसमें दो आप याद रख सकते हैं, इनोतुमुमैब और मोग्जेतुमुमाब। तो इसको मैंने याद रखा है कि ये जो आयन चैनल्स होती हैं, आयन चैनल्स के अंदर से अमोक्सासिलिन निकलती है। सी, आप जितना इर्रिलेवेंट याद रखेंगे ना, ये टेक्निक है, जितना इर्रिलेवेंट चीजें याद रखेंगे, जितना इर्रिलेवेंट स्टोरीज को आप बना के याद रखेंगे, तो आपका मेमोराइजेशन ज्यादा होगा। रिलेवेंट चीजों से कंफ्यूजन होता है, तो इर्रिलेवेंट पूरी फैंटेसी की चीजें ही आप याद कीजिए, तो वो स्टोरीज हमको ज्यादा याद रह जाती है। तो ये मैंने एक आयन चैनल बनाया है, ये आयन चैनल है, ये पूरा आयन चैनल है, यहाँ पे ये पूरा आयन चैनल है, तो उसके बाजू में दो दो है मीन्स के CD22, और आयन चैनल के अंदर से मॉक्स की टैबलेट निकल रही है, तो मॉक्स मीन्स के अमोक्सिसिलिन की टैबलेट, तो वो मॉक्स मैंने ये याद रखा है, और आइनोतु मैंने ये याद रखा है, तो एंटी CD22 है आइनोतुजुमैब एंड मोक्सेतुमोमैब।
क्योंकि इसमें सिर्फ नाम ही याद करने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं याद, क्योंकि हमें पता है कि जो CD मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होते हैं या तो T सेल्स के ऊपर होते हैं, दोनों का इंटरेक्शंस कम करना होता है, तो वो इंटरेक्शंस कम करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से। तो जैसे हमने बात की थी, किसी भी के सामने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो सकती है। अब जो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कशंस किया था, इम्यूनोसप्रेसेंट्स में हमने इबाटासेप्ट वगैरह डिस्कशंस किया था, तो उसमें हम लोग लॉजिकल सीखे थे उसके बारे में, लेकिन सभी जगह पे वो याद रखना वेरी डिफिकल्ट है। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं। फिर आप याद रखें एंटी CD30 के सामने है, दैट इज ब्रेनतुक्सीमैब। ब्रेनतुक्सीमैब है एंटी CD30। गैमतुजुमैब है, दैट इज 33 गैमतुजुमैब। एंड दारातुमुमैब है 38। मीन्स कि मैंने यहाँ पे दारा सिंह याद रखा था, जो दारा सिंह होता है उसकी टी-शर्ट के पीछे 38 नंबर होता है। एंड गैमतुजुमैब है मीन्स के 33 है, और ब्रेनतुक्सीमैब है एंटी CD30 है। फिर कुछ स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स के प्रति मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई है, ये एंटी कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ऐसा ही पहला ग्रोथ फैक्टर है, दैट इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर्स के सामने जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जिसमें जो मेन याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दो है, सितुक्सिमैब एंड पैनितुमैब। ये दोनों है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स के प्रति, और दोनों का यूज होता है कोलोरेक्टल कैंसर में। पानी इवेंचुअली कहाँ से अब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज्यादा पानी का अब्जॉर्प्शन कोलोन में से। तो इस प्रकार से मैंने याद रखा था, पानी तो मोमैब है, सित में सितुक्सिमैब है, तो कोलोरेक्टल कैंसर में यूज होता है। दूसरा है HER2/neu। ये जो जीन है उसका जो एक्सप्रेशन कहाँ पे ज्यादा होता है, यस, ब्रेस्ट कैंसर में इसका एक्सप्रेशन होता है। तो उसमें ट्रांस्तुजुमैब एंड परतुजुमैब, तो ट्रांस्तु परतु उसमें यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी साइड इफेक्ट, दैट इज कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रस्टुजुमैब में ट्रस्ट आता है, तो ट्रस्ट आप ना कीजिए। ट्रस्ट किसको ना कीजिए, लड़की को ना कीजिए, तो लड़की में ब्रेस्ट होता है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और ट्रस्ट करने से आपका दिल टूटता है, तो कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। पर फिर भी तू करेगा मीन्स की परतू, इस प्रकार से याद रखा है कि त्रास्तु मीन्स के ट्रस्ट। ट्रस्ट किसके ऊपर ना करें, लड़की के ऊपर मीन्स की ब्रेस्ट। और फिर ट्रस्ट करते हैं तो दिल दुखेगा, तो कार्डियोटॉक्सिसिटी होगा। लेकिन फिर भी तू करेगा, पर भी तू करेगा, तो परतू, तो ट्रांस्तु परतुजुमैब अगेंस्ट HER2/neu के सामने याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स के सामने है सितुक्सिमुमैब और पानितुमुमैब। HER2/neu के सामने ट्रांस्तु परतु हमने याद कर दिया। दूसरा है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स के प्रति, ठीक है। तो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स के प्रति जो है, दैट इज रमुसिरुमैब एंड बेवासिजुमैब। तो इसमें मैंने दो याद रखे थे, माइकल बेवन करके एक क्रिकेटर था, तो माइकल बेवन और उसका एक फ्रेंड था रामू, वो दोनों एक जगह पे रहते थे और सभी वेसल्स में इसके बर्तन वर्तन वगैरह धोया करते थे, ठीक है। तो वेसल से वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स इस प्रकार से मैंने याद रखा था। तो रामू और बेवन ये दोनों याद कर सकते हैं इस प्रकार से। दूसरी एक ड्रग है प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स के प्रति, और जिसका नाम है ओलारातुमैब। ओलारातुमैब, तो उसमें लारा आता है, तो लारा जो है वो अच्छे से कवर ड्राइव मारता है, बहुत सॉफ्ट कवर ड्राइव मारता है, तो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में ये यूज करते हैं। इस प्रकार से याद रखा था ओलारातुमैब। ये सब याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें से मैंने बात की कि इसमें से कोलोरेक्टल कैंसर याद रखे, ट्रास्टुजुमैब में ब्रेस्ट कैंसर याद रखे, और इसमें याद रखिए सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, ठीक है। ये तीनों ही याद रखना है और कुछ नहीं याद। फिर डेनोसुमैब, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, ऑस्टियोपोरोसिस में। हमें दिखा था कि ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियोक्लास्ट की ओवर एक्टिविटी हो जाती है। ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर एक रिसेप्टर होते हैं जिसे कहते हैं रैंक एल रिसेप्टर्स, ठीक है। तो रैंक रिसेप्टर्स के प्रति हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई है जिसका नाम है डेनोसुमैब। और वो इसके अलावा जायंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन में भी काम आते हैं। तो जो बोन का ट्यूमर होता है जिसमें भी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसमें भी ये काम करता है। कौन है, डेनोसुमैब। तो ये था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ऑलमोस्ट सभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम लोग देख चुके हैं, जो जो भी इंपॉर्टेंट था। वैसे तो काफी सारी है, लेकिन इतनी याद रखे बहुत है, ठीक है। फिर है स्मॉल मोलिकुलर इनहिबिटर। अब ये जो स्मॉल मोलिकुलर इनहिबिटर है उसमें भी वैसे तो काफी ड्रग्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो पहली ड्रग है, दैट इज टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, ठीक है। सो टायरोसिन काइनेज जो है एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो जो रोल प्ले करता है सब्सिक्वेंट एक्टिवेशन करता है इवेंचुअली। तो ये टायरोसिन काइनेज को अगर हम लोग इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा कि जो सब बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रहा है, अनइनहिबिटेड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल हो रहा है, वो हम लोग कम कर पाएंगे। तो
ABR BCL आपने सुना होगा, इस प्रकार का एबनॉर्मल जीन फ्यूजन होता है जो CML के अंदर यूज करते हैं, तो उसके अंदर से एक प्रोटोटाइप ड्रग इमेटिनिब बनाई गई है, जो इवेंचुअली टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स की एक प्रोटोटाइप ड्रग है। इंपॉर्टेंट चीज याद करें, स्मॉल मोलिक्यूल्स हैं तो ये कई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में ये तकलीफ थी कि वो सबक्यूटेनियसली देनी पड़ती थी, ठीक है, ओरल नहीं यूज कर सकते थे। ये कुछ कुछ ओरल भी यूज कर सकते हैं, वैसे सभी नहीं, कुछ कुछ ओरल यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज है, ये CYP3 एंजाइम से मेटाबोलाइट होते हैं, तो इसमें याद रखना पड़ता है कि और भी अगर CYP मेटाबॉलिज्म से होने वाली ड्रग्स साथ में देते हैं तो इंटरेक्शंस हो सकती हैं, और ये सभी ड्रग्स टिनीब के साथ एंड होती है, ठीक है। तो अब हमें याद करना है कि ये जो टिनिब्स होती हैं, ये किस किस सिचुएशंस में, कौन से कैंसर्स में कौन सी टिनिब यूज की जाती है। अगेन बहुत डिफिकल्ट है, तो हमें इसका मेमोनिक ही बनाना पड़ेगा, उससे ही हम लोग याद कर सकते हैं। तो क्रोनिक माइलोर ल्यूकेमिया है, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिकल टिनिब इसमें यूज होती थी, जिसमें जो मेन क्लासिकल यूज होती है दैट इज इमेटिनिब। ये होता था ABR BCL जीन के फ्यूजन से, जिससे एबनॉर्मल फिल सेल प्रोलिफरेशन हो जाता था टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन करके, तो हमने टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट कर दिया। इसको आप याद रख सकते हैं IND, इंडिया में होता है ना कॉमनली CML, तो IND यूज कर सकते हैं। इसमें आप निमोनिक याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अलग अलग टिनिब होती है ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं है, N से एक ही होती है, D से एक ही होती है, ठीक है, I से एक ही होती है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, राइट। सो इस प्रकार से आप याद कर लीजिए, इमेटिनिब, नीलोटिनिब एंड दासाटिनिब। तो IND आप याद रख दिए, इंडिया में CML होता है। दूसरा है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो लंग कैंसर के अंदर आपको याद करना है, लंग के बाजू में क्या होता है, हार्ट, और हार्ट क्या चेक कैसे करते हैं हम लोग, ECG के लिए। तो आफ्टर ECG, तो ECG करने के बाद ही फिर हम लोग लंग्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो पहले ECG करते हैं। तो आफ्टर ECG आपको याद रखना है, आफ्टर का AF मीन्स की अफाटिनिब, और ECG और लोटिनिब, क्रिजोटिनिब एंड गेफ्टिनिब। तो इस प्रकार से आफ्टर ECG इसका याद करने का स्टाइल है। फिर होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल स्ट्रोमल ट्यूमर। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर, जिसे गीस्ट भी कहा जाता है, और इसे आप याद कर सकते हैं G-SIR। G-SIR से आप याद कर सकते हैं G-SIR, S फॉर सुनिटिनिब, I फॉर इमेटिनिब एंड R फॉर रेगोराफिनिब। ये जो रेगोराफिनिब है, ये कोलोरेक्टल रेक्टल कैंसर्स के अंदर भी यूज की जाती है, कोलोरेक्टल कैंसर्स के अंदर भी यूज की जाती है रेगोराफिनिब। तो G-SIR से आप याद कर सकते हैं ये वाला। फिर रीनल सेल कार्सिनोमा है। रीनल सेल कार्सिनोमा में जो भी किडनी में आता है, उसको हम लोग पास कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पास। तो PASS, पाजोपेनिब, एक्सिटिनिब, सोराटिनिब एंड सुनिटिनिब। सो ऐसी 4 ड्रग है जो रीनल सेल कैंसर्स में यूज की जाती है। रीनल किडनी में जो आता है उसको हम लोग पास कर देते हैं, ठीक है। और साथ में इतना भी ये देखा है, तो हम लोग इसको भी याद रखते हैं कि किडनी में जो आता है उसको पास कर देते हैं, यूरिन से निकाल देते हैं, लेकिन लीवर में जो होता है उसको क्या कर देते हैं, लीवर वाले को हम लोग रख लेते हैं। तो लीवर वाले को कहते हैं सॉरी भाई, इसको हम लोग नहीं बाहर निकाल पाएंगे। तो मीन्स की सोराफिनिब, जो सोराफिनिब होती है, सोराफिनिब होती है, सोराफिनिब। तो सोराफिनिब हम लोग यूज करते हैं हिपेटोसेल्युलर कैंसर्स में। तो हिपेटोसेल्युलर कैंसर्स के अंदर हम लोग सोराफिनिब यूज करते हैं, ये एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज की जाती है। फिर होता है मैलिग्नेंट मेलेनोमा। तो मैलिग्नेंट मेलेनोमा में ऑब्वियसली पिगमेंटेशन ज्यादा होता है, मेलेनोमा है तो पिगमेंटेशंस की, इसीलिए DVT में भी ज्यादा पिगमेंटेशंस होता है वीनस साइसिस की वजह से। तो DVT और मेलेनोमा दोनों में पिगमेंटेशन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं DVT, डबराफिनिब, वेमुराफेनिब एंड ट्रामेल्टिनिब। तो इस प्रकार से हम लोग मैलिग्नेंट मेलानोमा याद कर सकते हैं। ये सब हो गए टिनिब्स। तो टिनिब वाला क्या था, टाइरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रोटियोजोम इनहिबिटर्स, प्रोटियाजोम इनहिबिटर्स। प्रोटियाजोम नाम का एक एंजाइम होता है, ये भी एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको हम लोग इनहिबिट कर देंगे तो न्यूक्लियर फैक्टर फॉर कापा बी ये बंद हो जाएगा, जिससे सेल सर्वाइवल में सॉरी तकलीफ होगा, तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की जो ड्रग को कहते हैं हम लोग प्रोटियोजोम इनहिबिटर्स, जो इंपॉर्टेंट सेल सर्वाइवल के लिए जो एंजाइम है इसको बंद कर देता है। ये कहाँ पे यूज की जाती है, मल्टीपल माइलोमा। तो मल्टीपल माइलोमा में यूज की जाती है, और मल्टीपल माइलोमा में बेसिकली बोन के साथ फॉर्मेशंस के साथ अफेक्शन होता है, आड़े टेढ़े बोन बन जाते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं ये जो ड्रग है वो एंड होती है जोमिब में, मीन्स के जोम्बी जैसे हो जाते हैं ना बोन्स, तो जोम्बी से याद रख सकते हैं जोमिब। तो बोर्टे जोमिब, कारफिल जोमिब और इग्जा जोमिब। तो जोमिब से एंड होने वाली दवाइयाँ मल्टीपल माइलोमा में यूज की जाती हैं, और ये है प्रोटियोसोम इनहिबिटर्स।
फिर आते हैं पार्प इनहिबिटर्स, ये अलग अलग टारगेट्स हमने डिराइव किए हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक कैंसर सेल्स के अंदर ही होते हैं। तो पार्प इनहिबिटर्स, पार्प का क्या फुल फॉर्म है, पोली एडीपी राइबोज पोलीमरेज, ठीक है, तो इसे पार्प इनहिबिटर्स भी कहा जाता है। और इसमें जो दवा आती है उसमें भी पार आ ही जाता है, ओलापैरिब, तो सभी इसकी ग्रुप की दवाई में पार आ ही जाएगा, इससे आप पता चल जाएगा कि ये पार्प इनहिबिटर है और ये यूज किया जाता है ओवरियन कैंसर्स के अंदर, ओलापैरिब ओवरियन कैंसर्स में यूज की जाती है। फिर है सीडीके इनहिबिटर्स, सीडीके का फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर्स, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, 4 6, अगेन ये भी सेल सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस जिसे सीडीके इनहिबिटर कहा जाता है, इसके नाम में साइक्ली भी आता है, साइक्ली आता है, इब मीन्स के इनहिबिटर, साइक्लिब मीन्स के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर्स, पाब्लोसाइक्लिब, ये यूज की जाती है ब्रेस्ट कैंसर्स के अंदर, ठीक है। तो ये सब हो गई टारगेटेड ड्रग्स। तो ऑलमोस्ट दोनों हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़ ली और टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग जी तो स्पेसिफिक एंजाइम्स के ऊपर काम करती है, उसको हमने कवर कर लिया। अब कुछ हॉर्मोन्स कवर करेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें ही देखेंगे। कौन कौन से हॉर्मोन्स एज एन एंटी कैंसर हम लोग यूज करते हैं, तो पहले पता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में प्रेडनिसोलोन हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं कैंसर कीमोथेरेपी में। और स्पेशली हमें पता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की पास प्रॉपर्टी होती है और जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोपीनिया करने की प्रॉपर्टी होती है, तो काफी सारे ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास के अंदर हम लोग इसे यूज करते हैं। इसको इवन ऑन्डानसेट्रोन 5T3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साथ भी यूज करते हैं, जब भी पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग या तो फिर एंटी कैंसर इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग होती है, तो उसमें वॉमिटिंग कम करने के लिए, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग कम करने के लिए उसको ऑन्डानसेट्रोन के साथ कंबाइन करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है। इस्ट्रोजन का रोल होता है, इस्ट्रोजन डिपेंडेंट तो काफी सारी कंडीशन है जो खुद ट्यूमर करती है, तो लेकिन इस्ट्रोजन को कई बार यूज किया जाता है इन प्रोस्टेट कैंसर, वैसे अभी नहीं यूज करते, लेकिन फीडबैक इनहिबिशंस के लिए कि बाहर से थोड़ा बहुत इस्ट्रोजन देंगे तो प्रोस्टेट प्रोस्टेट कैंसर टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट ट्यूमर है, नहीं एंड्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है, तो उसमें इस्ट्रोजन देंगे तो ऊपर से क्या है कि एंड्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस वाली सिचुएशंस में से, और एंड्रोजन प्रोडक्शन फीडबैक इनहिबिशन से कम हो जाएगा, तो इस प्रकार से प्रोस्टेट कैंसर में थोड़ी राहत मिलेगी। फिर प्रोजेस्टेरोन्स का यूज करते हैं, प्रोजेस्टेरोन्स में अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर्स में, जो एक्चुअली एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन है, तो साथ में हम लोग अगर प्रोजेस्टेरोन दे दे तो ऊपर से क्या होगा, फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगा, एस्ट्रोजन भी नहीं आएगा। तो हार्मोन डिपेंडेंट जो कंडीशंस हैं, ब्रेस्ट कैंसर एंडोमेट्रियल कैंसर, जो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है वो एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, तो फायदा करेगा। दूसरा फायदा क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हमें पता है, प्रोजेस्टेरोन से थोड़ी भूख बढ़ती है, वेट गेन होता है, तो उससे अपेटाइट भी स्टिमुलेट होगी और सेंस ऑफ वेल बीइंग जनरेट होगा। फिर एंटी एंड्रोजेंस यूज करते हैं, एंटी एंड्रोजेंस में हम लोग नाम देख चुके हैं कुछ, फ्लूटामाइड, बिकालूटामाइड, ठीक है, ऐसे नाम हम लोग देख चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करते हैं, जिससे फिर एंड्रोजेंस हैं टेस्टोस्टेरोन या तो फिर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन उसके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिकली यूज होते हैं प्रोस्टेटिक कैंसर्स में, जिसमें एंड्रोजन ओवर प्रोडक्शन हो गया तो हमने एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो साथ में, लेकिन इसके साथ दूसरी भी तरह से यूज की जाती है, अलोंग विथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट। तो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एगोनिस्ट भी यूज किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये भी फीडबैक इनहिबिशंस करता है, तो कंप्लीटली फिर एंड्रोजन्स बंद हो जाता है, किसी भी प्रकार से एंड्रोजन्स अब आएगा भी नहीं, या भी जो भी है वो काम भी नहीं कर पाएगा, तो कंप्लीट एंड्रोजन ब्लॉकेड हो जाता है। लेकिन एंड्रोजन ब्लॉक कर दिया है आपने, तो क्या होगा, एंड्रोजन ब्लॉक कर दिया है तो एंटी एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स होंगी, गायनेकोमेस्टिया होगा, प्लस एंड्रोजेंस और एंटी एंड्रोजेंस दोनों हमने बात की थी कि वो लीवर को डैमेज करते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, हेपेटिक डिसफंक्शंस होता है और हॉट फ्लशेस वगैरह होता है। फिर बात करते हैं जीएनआरएच एगोनिस्ट की, जीएनआरएच एगोनिस्ट भी हम लोग यूज करते हैं और जीएनआरएच एंटागोनिस्ट भी यूज करते हैं। लेकिन जीएनआरएच एगोनिस्ट का मैकेनिज्म क्या है कि जैसे हम लोग फीडबैक इनहिबिशन से काम करते हैं, पहले जीएनआरएच एगोनिस्ट देंगे तो इनिशियली क्या होगा कि जो जीएनआरएच डिपेंडेंट कंडीशंस होंगी थी वो फ्लेयर अप होगी, फिर धीरे धीरे फीडबैकली बंद हो जाएगा ऊपर से आना। तो उसमें रेलिन से एंड होने वाली दवाइयां हैं, गुजेरेलिन, नाफारेलिन, ल्यूप्रोलाइड जैसी दवाइयां हैं, प्रोस्टेटिक कैंसर्स में यूज करते हैं। इनिशियल फ्लेयर अप होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर एंड्रोजन कम हो जाता है, इससे फिर एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होती है, जिससे इंपोर्टेंस गायनेकोमस्टिया वगैरह भी होता है। लेकिन बेटर क्या है, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट है, जो रेलिक्स एंड होते हैं, गनी रेलिक्स, सिट्रो रेलिक्स जैसी दवाइयां हैं, इसमें कोई फ्लेयर अप नहीं होता है।
ये बंद ही करते हैं, तो डिक्रीज करते हैं रिलीज गोनाडोट्रोपिन का, और विदाउट कॉजिंग इनिशियल स्टिमुलेशन। तो प्रोस्टेट कैंसर में ये बेनिफिशियल है कि पहले फ्लेयर अप जो रिएक्शंस था वो इसमें नहीं होगा। फिर एंटी इस्ट्रोजेंस हैं, हमने पढ़े हैं सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, एसईआरएम पढ़े थे। काफी सारी जगह पे, अलग अलग जगह पे इस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ जगह पे वो पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं, कुछ जगह पे नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इसलिए हमें मॉड्यूलेट करना चाहिए पड़ेगा। तो ये ड्रग्स बनाई गई हैं, टैमोक्सिफेन, तुरेमीफेन, ब्रेस्ट कैंसर्स में ऑब्वियसली यूज की जाती है, लेकिन दूसरी जगह पे उसकी, जैसे हमने बात की कि दूसरी जगह पे वो इस प्रकार से काम करेगी, मॉड्यूलेट करेगी, तो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो इस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। फ्लेयर अप रिएक्शंस ट्रांजिएंट तो थोड़े टाइम के लिए ज्यादा हो जाएगा, और मेनोपोजल सिम्टम हॉट फ्लशिश वगैरह हो जाएगा। फल्वेस्ट्रंट उसमें से बना है, फल्वेस्ट्रंट के नाम में है एंटागोनिस्ट इस्ट्रोजन। सो एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है, ये प्योर इस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है, इसे सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर्स भी कहते हैं। ये टैमोक्सिफेन से बेटर है, किस प्रकार से? सेफ है, फास्टर ऑनसेट है, और लॉन्गर ड्यूरेशन है, तो सभी सभी प्रकार से टैमोक्सिफेन से बेटर है, और इवन टैमोक्सिफेन रेजिस्टेंट ब्रेस्ट कैंसर में भी ये यूज किया जाता है। फिर एरोमेटेज इनिबिटर्स हमने पढ़े थे कि एरोमेटेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन को इस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, पेरिफेरल जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं उसको इस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, तो इस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर जो बढ़ते रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये एरोमेटेज को बंद कर देते हैं, तो पेरिफेरल टेस्टोस्टेरोन इस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो उसमें भी काफी सारी जनरेशन थी, अमीना ग्लूटाथेमाइड वगैरह थी, वो फर्स्ट जनरेशन थे, लेकिन थर्ड जनरेशन वाले थोड़े बेटर थे, कम साइड इफेक्ट्स थी, ज्यादा सिलेक्टिव थे। उसमें एक्सामेस्टेन, फॉर्मेस्टेन, लेट्रोजोल, वोरोजोल वगैरह ड्रग थी, जो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर्स में यूज की जाती है, और इवन फॉर आईवीएफ भी यूज की जाती है, लेट्रोजोल आईवीएफ में यूज की जाती है। और जैसे हमने बात की कि इस्ट्रोजन कम हो जाएगा, तो ऊपर से फिर ज्यादा एफएसएच एलएच प्रोडक्शन हो जाएगा, जिससे क्या है कि ओवरी स्टिमुलेशन होगा और हमें फॉलिकल प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलेंगे। कुछ दूसरी एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, कौन सी? एल एस्परजीनेज, जीनेज है, मीन्स की एक एंजाइम है। कहाँ पे काम आता है? एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, ALL ऐसे याद रखें आप। तो एक्यूट लिम्फोसाइटिक या फिर लिम्फोइड ल्यूकेमिया में काम आता है। एक्सोजिनस एस्पराजिन बहुत जरूरी है ट्यूमर सेल के ग्रोथ के लिए, अगर एस्पराजिनेज एंजाइम दे दिया तो वो एस्पराजिन टूट जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, अमीनो एसिड है ना सीरम के अंदर, तो ये उसकी मैकेनिज्म है, एस्पराजिन को तोड़ता है। एस्पराजिन इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन एंड ऑफ द कैंसर सेल्स, तो इसीलिए कैंसर सेल्स में राहत मिलेगी। इसमें जो याद करना था वो है मैरोस्पेरिंग ड्रग। कौन कौन सी थी मैरोस्पेरिंग ड्रग, फिर से आप याद कर सकते हैं? दैट इज विनक्रिस्टिन, देन ब्लियोमाइसिन एंड एल एस्परजिनेस। तो ये तीन ड्रग थी जो मैरोस्पेरिंग ड्रग थी। इससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस होता है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना इनफ। ऑक्ट्रियोटाइड हम लोग देख चुके हैं, जब भी हमने सोमेटोस्टेटिन एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था, ये लॉन्गर एक्टिंग सोमेटोस्टेटिन का एनालॉग है। अगर किसी भी सिचुएशन कोई भी हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन अगर ज्यादा हो गया, या तो फिर ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन ज्यादा हो गया, इंसुलिनोमा, ग्लूकेगोनोमा जैसे आइलेट सेल के ट्यूमर्स हो गए, तो उसमें भी यूज किया जाता था। दूसरे यूज है सिक्रेटरी डायरिया, सिक्रेटरी डायरिया में यूज किया जाता है इसोफेजियल वराइसिस, और इवन ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ गया, एक्रोमेगाली हो गया, तो एक्रोमेगाली में भी ये यूज किया जाता है। फिर ये दो ड्रग है, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड एंड आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, तो ये दो ड्रग है, इसके ऊपर आप याद रखें कि ये दोनों यूज की जाती हैं एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर, ठीक है। ये दोनों ड्रग जो है, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या है कि इसके अंदर प्रोमाइलोसाइट में इसके मैच्योर ल्यूकोसाइट्स कम होते हैं, ठीक है, इमैच्योर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये दोनों ड्रग यूज की जाती है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड और ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। Right, so that's it about all the two drugs, that is all trans retinoic acid and arsenic trioxide for the treatment of acute promyelocytic leukemia। सिर्फ इतना ही याद रखना है। चलिए अब आगे फिरते हैं, और ये ड्रग के बारे में हम लोग बहुत सारी जगह पे देख चुके हैं, दैट इज थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड हमें पता ही है कि मेन बैन हुई थी इनिशियली बिकॉज ऑफ द टेराटोजेनिसिटी, फिर री इंट्रोड्यूस हुई, और दूसरे उसके एस्पेक्ट पॉजिटिव निकले जो है एंटी कैंसर। अब पूछते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म है एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए, तो वो है इनहिबिशन ऑफ एंजियोजेनेसिस, न्यू वर्ड क्रिस्टल्स का जो फॉर्मेशन है वो कम करती है, और एंटी इन्फ्लामेटरी या तो फिर इम्यूनोमोड्यूलेशन एक्टिविटी है वो है TNF अल्फा को कम करती है, ठीक है। तो ये आप चीज़ों को ध्यान रखें।
यूज कहाँ पे होता है? मल्टीपल माइलोमा, ये बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है, तो इसको याद करना है। मल्टीपल माइलोमा के अंदर थैलेमाइड यूज होती है, और एंटी इंफ्लामेटरी के तौर पे जो इरिथमा नोडोसोम लेप्रोसोम होता है, लेप्रा रिएक्शन, और एसएलई के अंदर स्किन मैनिफेस्टेशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर एमसीक्यू पूछते हैं वो है उसकी साइड इफेक्ट्स के ऊपर। ये दो साइड इफेक्ट्स हैं ये जो बहुत स्पेसिफिक है। कौन सी? पहली तो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, और दूसरी होती है कॉन्स्टिपेशन। अब हम लोग ऑल एंटी कैंसर ड्रग्स का जनरलाइज साइड इफेक्ट्स देखे थे, तो उसमें म्यूकोसाइटिस की वजह से क्या होता था? डायरिया। लेकिन इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। तो ये एक अलग चीज है, तो इसीलिए ये चीज पूछते हैं, थैलिडोमाइड से कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरी, थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं, और डीवीटी के चांसेस से भी बढ़ते हैं। चलिए, ये सबसे अब इम्पोर्टेंट स्लाइड के ऊपर हम लोग आ चुके हैं लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में, कि जो एंटी कैंसर ड्रग से जो भी टॉक्सिसिटीज होती है वो कैसे प्रिवेंट की जाती है या तो ट्रीट की जाती है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं हर एक ड्रग के सेक्शन में, फिर भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। तो एलोपेरिनॉल हम लोग यूज करते हैं। एलोपेरिनॉल कैसे काम करती है? ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है। क्यों देना है? क्योंकि हमें पता ही है कि प्रोटीन ज्यादा प्रोडक्शन होने से यूरिक एसिड बढ़ता है, और जनरलाइज साइड इफेक्ट्स है हाइपरयूरिसीमिया, या जिसे कहते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम भी कई बार कहा जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कई बार एलोपेरिनॉल देते हैं। जब एलोपेरिनॉल देते हैं तो कौन सी ड्रग का डोज हमें घटाना पड़ेगा? यस, एजाथायोप्रिन या तो फिर 6-मर्केप्टोप्यूरिन, तो वो एक याद रखना। कई बार यूरिक एसिड को बहुत क्विकली हमें कम करना पड़ता है, ठीक है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर कई बार हाइपरयूरिसीमिया इतना ज्यादा होता है कि उसको हमें फटाफट से उसको कम करना पड़ता है। तो क्विक एक्टिंग जो हाइपरयूरिसेमिक ड्रग है और जो हाइपरयूरिसीमिया को कम करती है, वो है रासब्यूरिकेज। केज मीन्स के एंजाइम है, ये यूरिक एसिड को तोड़ देती है फटाफट, ठीक है, रियूकम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज है, ये एंजाइम है वो जो यूरिक एसिड को तोड़ देती है, और क्विक एक्टिंग हाइपोयूरिसेमिक ड्रग है। फिर मैसना हमें पता ही है, कहाँ पे पढ़ा था? साइक्लोफॉस्फोमाइड जब हम पढ़ रहे थे, तो आई फॉस्फोमाइड और साइक्लोफॉस्फोमाइड से हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है, तो हम लोग न्यूट्रलाइजिंग ड्रग देते हैं जिसका नाम है मैसना, ये पूछते हैं एग्जाम में। फिर जब भी हम लोग मिथोट्रेक्सेट देते हैं तो हायर डोज ऑफ मिथोट्रेक्सेट या की टॉक्सिसिटी होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो रेस्क्यू मेडिकेशन देते हैं वो एक्टिव फॉर्म ऑफ टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड होता है, जिसे कहते हैं ल्यूकोवोरम, या तो फिर सिट्रोवोरम भी इसे कहते हैं, या फिर फॉलिनिक एसिड भी कहते हैं। फिर होता है अमीफॉस्टिन, ये हमने कहाँ पे देखा था? जब हम पढ़ रहे थे सिस्प्लेटिन के बारे में। तो सिस्प्लेटिन से जब भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अमीफॉस्टिन का यूज कर सकते हैं, साथ में सलाइन लोडिंग भी दे सकते हैं, या तो फिर उसका स्लो इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं। दूसरी जगह पे अमीफॉस्टिन यूज होती है वो है रेडिएशन इंड्यूस जेरोस्टोमिया के प्रिवेंशन के लिए। रेडिएशन इंड्यूस जो ड्राई माउथ होता है उसको भी प्रिवेंशन करने के लिए वी कैन यूज अमीफॉस्टिन। फिर डेक्स्ट्राजोक्सेन कहाँ पे पढ़े थे? डेक्स्ट्राजोक्सेन जब हम पढ़े थे जब एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे। एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव्स से डॉक्सोरूबीसिन, दोनों रूबीसिन जैसी दवाइयों से क्या होता है? रूबी दिल तोड़ती है, कार्डियोटॉक्सिसिटी होता है। तो कार्डियोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम डेक्स्ट्राजोक्सेन देते हैं, ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है। फिर एक न्यू ड्रग आई है, दैट इज पैलीफर्मिन। कौन सी है? पैलीफर्मिन। तो जो भी म्यूकोसाइटिस होता है कीमोथेरापी से, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये ड्रग होती है, दैट इज पैलीफर्मिन। ये कीरेटिनोसाइड ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इससे म्यूकोजा फिर से डेवलप हो जाता है। फिर है पाइलोकार्पिन। तो हमें पता है कि रेडिएशन देते हैं तो ड्राइनेस हो जाती है, तो उसमें जेरोस्टोमिया हो जाते हैं। तो उसके लिए हम जो ड्रग देते हैं वो कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग है तो फिर से सिक्रीशंस बढ़ा देंगी, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, एंड दैट इज पाइलोकार्पिन। पामेड्रोनेट, जोलेड्रोनेट, ड्रोनेट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या है? बिसफॉस्फोनेट दवाइयां हैं। मैलिग्नेंसी के साथ अगर हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी हुआ, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये बिसफॉस्फोनेट्स यूज करते हैं। फिर हमें पता है कि जो मेन तीन चीजें हो सकती है बोन मैरो सप्रेशन में, अनीमिया, न्यूट्रोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो तीनों के लिए हम ग्रोथ फैक्टर्स देते थे। वो हमारे ग्रोथ फैक्टर्स वाले चैप्टर में हमने भी देखा था। इरिथ्रोपोइटिन देते हैं, डर्बोपोइटिन, एपोइटिन अल्फा देते हैं, GCSF देते हैं जिसमें ग्रास्टिम होता है, दैट इज ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, फिलग्रास्टिम या तो फिर पेगाइलेटेड फिलग्रास्टिम, या तो फिर ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कोलोनेस स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स देते थे, जिसमें सरग्रामोस्टिम, मोलग्रामोस्टिम होता है, जिसमें ग्रेन्युलोसाइट स्टिमुलेटिंग तो होता है लेकिन ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट स्टिमुलेटिंग भी होता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लिए इंटरल्यूकिन 11 जिसमें ड्रग होती है ओप्रेलवेकिन, जो हमें पता है कि किन है मीन्स के इंटरल्यूकिन है, और 11 भी आप वर्ड में ही लिखा हुआ है।
फिर कीमोथेरापी से जो भी ट्रिमेंडस नोशिया वॉमिटिंग होती है तो फर्स्ट 24 आवर्स में कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ओंडानसेट्रोन, ग्रानीसेट्रोन, पालोनोसेट्रोन वगैरह है। लेकिन 24 आवर्स के बाद भी अगर वॉमिटिंग शुरू रहती है तो वो सब्सटेंस पी की वजह से होती है, और उसके लिए हमें कंट्रोल करने के लिए ड्रग चाहिए सब्सटेंस पी एंटागोनिस्ट, जिसे NK1 एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, जिसका नाम है एप्रेपिटेंट। ठीक है, तो एंट मीन्स के एंटागोनिस्ट, पी मीन्स के सब्सटेंस पी, तो सब्सटेंस पी के एंटागोनिस्ट हम लोग यूज करते हैं, NK1 एंटागोनिस्ट, अगर मोर देन 24 आवर्स वॉमिटिंग शुरू रही तो। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट होल एंटी कैंसर ड्रग्स। हमने सभी एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में अब यहाँ पे डिस्कशंस कर लिया है। जो हमने मेनली देखा था साइटोटॉक्सिक ड्रग्स था, उसके बाद टारगेटेड ड्रग्स था, उसके बाद कुछ हार्मोनल ड्रग्स के ऊपर भी डिस्कशंस किया, और फिर जो मिसेलेनियस कुछ एंजाइमेटिक ड्रग्स थी उसके बारे में डिस्कशंस किया, और एंड में कैसे ये एंटी कैंसर ड्रग की जो टॉक्सिसिटीज हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो फिर रेस्क्यू मेडिकेशन, जिसमें से काफी सारे MCQ पूछते हैं। ठीक है, तो होपफुली अब आपका क्लियर हो गया होगा पूरा एंटी कैंसर। अगर कोई भी डाउट है तो हमें पूछे। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हमने पूरे फॉर्मेट में कवर कर लिए हैं। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है तो आप हमें बताइए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। हमारे प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। प्रैक्टिकल फार्मेकोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसे भी चेकआउट कीजिए। और हमारे सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच।